सबसे पहली बात, असाइनमेंट दी थी, कंप्लीट की थी, कितने सवाल? और जिसने नहीं किए 3 दफ़ा अपनी शक्ल पे लानत दे। वेरी गुड यार, लव यू दादा, लव यू। उसने वक्त ही दी थी। अच्छा बच्चों देखो, अभी आज हम क्लास नंबर कौन सी है? 4th क्लास में हो। 4th ग्रेड की बात नहीं कर रहा, क्लास नंबर 4 हमारी 4th क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें आज आप अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक बन चुके हो कि सेल्स टैक्स का सवाल सॉल्व कर पा रहे हो। अच्छा, आज हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है सेल्स टैक्स के प्रैक्टिकल की कंप्यूटेशन के सवाल का। लास्ट अटेम्प्ट में सेल्स टैक्स के सवाल पे कितने मार्क्स थे? कितने थे? हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में लास्ट अटेम्प्ट में आए। 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल था। 20 मार्क्स, जो ट्रेडिशनली 15 मार्क्स के आसपास सवाल बनता है वो 20 मार्क्स का बना है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो इस वक्त आप इस लायक बन चुके हो कि इस 20 मार्क्स को सिक्योर करने के करीब पहुंच चुके हो। आपको 2 लेवल्स पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले 10 सवाल फिर 14 सवाल। 24 अटेम्प्ट पास पेपर करवा रहा हूँ आपको क्लास में ही। तैयारी कैसे हो रही है? सही हो रही है? अच्छा, आज नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाने लगा हूँ, नेक्स्ट स्टेप हायर लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आपसे शेयर किया था, आपने देखा था? तौफीक हुई थी? नहीं, नेकी की तौफीक होगी नहीं, प्रेशर डाल के लानते दे के पढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये बेटा वो डॉक्यूमेंट है जो आपका सेल्स टैक्स के 10 सवाल अब आईकेप के लेवल के विदाउट चेंजिंग अ सिंगल एंट्री, ये आईकेप के पुराने सवालात हैं। पुराने का क्या मतलब सर? 2 लेवल पे मैंने इसको डिवाइड किया है, 2 लेवल पे सवालों को। ठीक है, 2 लेवल पे डिवाइड किया है। पहले 10 सवाल जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पक्के होंगे। फिर 14 अटेम्प्ट के सवाल होंगे लेवल 2 पे, जिसमें लास्ट अटेम्प्ट का सवाल, उसे पिछले अटेम्प्ट का सवाल। पहले मैंने आपको प्रोसीजर पे, कॉन्सेप्ट पे पक्का करना है, फिर हम आएंगे 14। तो 10 और 14 कितने अटेम्प्ट हो गए? 24 अटेम्प्ट के सवाल हो रहे हैं आपके। ठीक है, इसलिए ये असाइनमेंट अब मैंडेटरी है, ये वाली, क्योंकि आधे सवाल तो पहले ही कर चुके हो तुम, क्योंकि हर सवाल का आधा हिस्सा पहले ही तुम 2 दफ़ा कर चुके हो। 2 दफ़ा। कैसा मेथड लाया हूँ? अच्छा वाला, सही मेथड है ये। इसी मेथड से बेटा पूरा टैक्स पढ़ाऊंगा, इनकम टैक्स भी इसी मेथड से पढ़ेंगे। सवाल सामने होगा, उसका हिस्सा जो सीख रहे होंगे पास पेपर के, तो आपको पास पेपर को अलग से टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। हो गया आपका पास पेपर, सब्जेक्ट तैयार हो गया। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा काइंडली ये, अब हम आगे जा रहे हैं। तो जो जीशान और उर्वा बेटा आपकी पॉइंट है ज़ैनब वाले क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ए हलवा के हवाले से, अच्छा हलवा मैंने पढ़ा, कन्फ्यूजन है। और उर्वा कह रही है कि क्वेश्चन 4 ज़ैनब वाले कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा। तो तुम क्या भाई बहन हो क्या? दोनों का एक ही सवाल में फंसे। अब ये देखो, ये बाजी इधर बैठी है, तीसरी बहन तुम लोगों की। अच्छा बेटा, सारे सवाल 24 के 24 या तो मैं सॉल्व करूंगा या मैं सॉल्यूशन दूंगा, यानी ये नहीं होगा कि आप कंफ्यूजन में हो इंशाल्लाह। तो रेस्ट अश्योर्ड, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन तुम्हें आएगी। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो आपको नहीं समझ आई तो हम नहीं सिखाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ज़ैनब वाला भी सवाल होगा, सारा कुछ होगा, मगर क्या हम पिछले लेवल पे इसको सॉल्व करें या अगले लेवल पे करें? अधूरा पॉइंट या कंप्लीट पॉइंट? तो इसी ज़ैनब वाले सवाल को मैं कंप्लीट पॉइंट आगे रखते हुए, आईकेप के सवाल को आगे रखते हुए कराता हूं। चले ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट इस लेवल पे आए। पहला सवाल तो हम वैसे ही कल कर चुके हैं, कंप्लीटनेस में किया था ना आपका। आसिफ का सवाल आईकेप लेवल का पहले ही तुम कर चुके हो। इसमें क्या क्या किया था आपने? कौन से स्टेप फॉलो किए थे? स्टेप 1, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे स्टेप हो गए ना?
तो आपका कंप्लीट ये आई कैप लेवल का सॉल्व हो चुका है, आपका हो चुका है, ये आपने सॉल्व कर लिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आगे बढ़ो। अब अगला मैंने थोड़ा सा सेम सवाल है, सेम सवाल है, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। एक सवाल जो आपके पिछले डॉक्यूमेंट में थोड़ा पीछे था, अब मैं आगे लाया हूं, आजाद वाला सवाल। ये आई कैप लेवल का सवाल है मेरे बच्चों, और आई कैप लेवल में से अब कोई चेंज नहीं है सिवाय रेट के। पता है रेट मैंने पहले 16% था, 17% था, तो मैंने आई कैप के सवालों में सिर्फ एक चेंज किया है, वरना एक लफ्ज नहीं हटाया मैंने। ये 10 के 10 आई कैप लेवल के सवाल हैं, बस जहां जहां पुराना रेट लगा था मैंने वहां नया रेट लगा दिया। इस सवाल में 2009 का सवाल है और इधर रेट लिखा था 16%, तो मैंने डेटा चेंज कर दिया, 16 की जगह 18 मैंने लिखा और उसके हिसाब से सवाल को मॉडिफाई किया। क्या मैंने सही किया? ऐसे होना चाहिए ना यार, नए रेट पे कैलकुलेट करोगे ना। चलो अब इस सवाल को क्या सॉल्व करने के लिए रेडी हो और कोई नई चीज सीखने के लिए तैयार हो? चलो भाई, नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या लिखा था तुम लोगों ने? पॉइंट्स का सीरियल नंबर, कोई पॉइंट लिखवा भी तो रहा था मैं। पॉइंट नंबर, अरे सीरीज चल रही थी यार, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली सीरीज नंबर लिखवाया था, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, कितने थे वो देखो सारे। चलो दो मुसलमान भाई पेशावर से, जो एक पेशावर से यार मौलाना, वो चांद देखता है ना मौलाना, क्या नाम है उसका, हमेशा उसको चांद एक दिन पहले नजर आ जाता है, पोपल जई है ना मौलाना, ईद के जमाने, नहीं तुम लोगों को पता। चलो ये हमारे पास है ना भाई, ये हमें बताएंगे। हम आपको पता है ना, मौलवियों के लिए हमारे पास खास दिल में प्यार है, इसलिए भाई की बात हम मानेंगे। ओके हाँ बेटा, कौन सा नंबर? 10 हो गए थे, 11 लिखो बस, सही है। नहीं तुम लोगों को मैं नहीं मानता, तुम ये शरीफ इंसान लग रहा है शक्ल से ही, ठीक है? तुम लोग पीने पिलाने वाले लग रहे हो मुझे। पानी यार क्या यार, पागल हो, पानी पीते हैं बेचारे। अच्छा मेरे बच्चों लिखो पॉइंट नंबर 11, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स लिखो मेरे बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। अब सवाल आपके सामने है आई कैप लेवल का, मैं इसमें नई बात ऐड कर रहा हूं और इसको सवाल को सॉल्व करूंगा आपके साथ मिलके, एक नया पॉइंट सिखाऊंगा इसके थ्रू। ओके, किसकी ट्रीटमेंट सीखनी है बेटा? अब आप पहले ही पता है, तुम लोगों को पता है इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब एक जुमला लिखो, छोटा सा हो गया पॉइंट, इसको फिर सीखेंगे इस पे। फिक्स एसेट का एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे मशीन, प्लांट एंड मशीन, मशीनरी। एक मैन्युफैक्चरर ने मशीन परचेज की, इंपोर्ट की, चाहे लोकल परचेज की चाहे इंपोर्ट की, उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है क्योंकि वो बायर है, वो उसका इनपुट बनता है क्योंकि परचेज पे उसने टैक्स पे किया है। तो अगर किसी ने फिक्स एसेट्स पे किया हो क्या? सेल्स टैक्स। फिक्स एसेट पे किया हो सेल्स टैक्स, उसका इनपुट उसको मिलता है, क्योंकि हर परचेज का इनपुट उसको मिलेगा, तो फिक्स एसेट का, मशीन का इनपुट भी उसको मिलेगा। मगर वो फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स 90% की लिमिट से नहीं गुजरेगा। दैट इज द पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट है बस, सुनने में छोटा है, इंप्लीमेंट करने में मुश्किल है, मगर आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा जिसने इन सवालों को प्रैक्टिस किया है उसके लिए। क्या कि फिक्स एसेट पे एक चीज अप्लाई नहीं करेगी, सारे इनपुट्स पे करेगी, सारे परचेजेस पे करेगी, सिवाय फिक्स एसेट के। वो कौन सी चीज है जो फिक्स एसेट पे अप्लाई नहीं करेगी? बोलो कौन सा? उस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। कौन सी? ओके सही है, पक्की बात है। क्या इसको भूलोगे तो नहीं? ऑनलाइन वालों क्या सबने लिख लिया? चलें खुद बताएं कौन सा पॉइंट था, बताओ कौन सा पॉइंट है, बोलो पॉइंट बताओ, क्या स्टेट करो पॉइंट को। पॉइंट क्या सीखा आज आपने? फिक्स एसेट की परचेज पे होने वाला इनपुट टैक्स 90% की लिमिट से नहीं गुजरता। फिक्स एसेट पे होने वाला इनपुट टैक्स 90% की लिमिट से नहीं गुजरता।
90% वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती उस इनपुट टैक्स पे जो फिक्स एसेट पे हुआ हमने। और एग्जामिनर ने आज तक फिक्स एसेट की जो एग्जाम्पल दी है वो प्लांट एंड मशीनरी, मशीन का परचेज दिखा देता है और उस पर इनपुट तो होता है, इंपोर्ट करोगे तब भी इनपुट टैक्स, लोकल परचेज करोगे तब भी इनपुट टैक्स, मगर वो 90% के लिमिट से नहीं गुजरता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आहिस्ता आहिस्ता से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक्स एसेट पे होने वाला इनपुट टैक्स 90% की लिमिट से नहीं गुजरता। हो गया मेरा बच्चा? रिकॉर्डिंग भी हो रही है तब भी, मगर अच्छा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, शाबाश, लिखने से फायदा होता है। चलो भाई दादा बिस्मिल्लाह करो, सवाल सॉल्व करते हैं। कौन सा सवाल करेंगे अभी? जो हमें आज़ादी देगा, आज़ादी, एक पॉइंट से आज़ादी मिल जाएगी ज़बरदस्त तरीके से। क्या मिस्टर आज़ाद? आओ मेरे बच्चों, खुल जा सिम, खुल जा एक्सेल। हाँ भाई मिस्टर, यार अब बताओ ना, मैं हर चीज़ तो खुद नहीं करूँगा ना। अब मेरे बच्चे ने क्या लिखना है बताओ? कुछ बात करना शुरू करो। क्या लिखना है? अरे यार हेड नोट्स बोल यार भाई। अब मिस्टर आज़ाद, मिस्टर आज़ाद, रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा इसकी पिक्चर ले लें यार, जिस चीज़ को, पिक्चर ले लो बेटा, पिक्चर ले लो, ताकि आपके पास ना रेफरेंस के लिए बार बार, मैं तो उसको दिखाता रहूँगा, डॉक्यूमेंट भी आपके पास मौजूद है, बट सामने पड़ा रहे ताकि उसको आप रिलेट कर सको कौन सी बात चल रही है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पढ़ लो क्या है? वर्क आउट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आज़ाद अलॉन्ग विद इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी इन हिज सेल्स टैक्स रिटर्न। दो बातें इसने पूछी हैं, मगर तीसरी बात ऑटोमेटिकली आएगी तो हम उसको लिखेंगे, मगर सवाल में उसने नहीं पूछा, रिफंड नहीं पूछा। रिफंड क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इसमें जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, तो रिफंड इसका नहीं बनेगा। तो रिक्वायरमेंट प्लीज देख लिया करो, जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी वही हम लिखेंगे। वहां पे रटा ना लगा ले कि हमने यहाँ 3 चीजें लिखनी है, इसमें 2 हैं। कौन सी? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड। मंथ कौन सा है मेरे बच्चों? पीडीएफ सेंड कर दें, शाबाश यार। पीडीएफ कल से आ गए थे ना, अपडेट हो गए थे ना। देखो मैंने जाकर कुटका लगाया, 2-3 गालियां दी, धक्के दिए, पानी गिराया उनके ऊपर, ठीक है। उन्होंने कहा सर ठीक है, आज आपको टाइम पे मिलेंगे, तो कुछ कभी भी डिले हो ना मुझे बता दिया करो बस। फॉर द मंथ मेरा बच्चा, फॉर, तो फॉर फेब भी लिख सकते हो। फेब कौन सा? 2009, फॉर फेब 2009, या फॉर द टैक्स पीरियड, या टैक्स पीरियड जो चाहे लिखे। मैं ये लिखता हूं फॉर फेब्रुअरी। ओके, आगे क्या करूं अब? शाबाश, इनपुट टैक्स। अच्छा जी मेरे बच्चों बताओ, अब मुझे अगला स्टेप क्या फॉलो करना है? इनपुट किस पे कैलकुलेट करोगे? कमाल की बात कर दी आप लोगों ने। परचेजेस किधर हैं? ये देखो परचेजेस हैं। रॉ मटेरियल परचेस हुआ, मगर यार वैल्यू में ये क्या टेबल बनाया इसने? कहता है वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स 9.2, फिर इसने 18% का टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है कोई खुद से ही, और उसको वैल्यू में शामिल करके वैल्यू, हम सेल्स टैक्स लगाने के लिए कौन सी वैल्यू लेते हैं? इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स? वाह कमाल कर दिया भाई तूने। अगर इससे शामिल करके इस पे टैक्स लगाओगे तो 2 दफा टैक्स लोगे क्या? सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए वैल्यू हमेशा एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स होती है। अगर एग्जामिनर आपको इंक्लूड करके टैक्स वैल्यू, इसका मतलब क्या कर रहा है? वैल्यू ली, उसमें टैक्स शामिल किया और आपको ये वैल्यू बता दी, तो क्या इस पे दोबारा टैक्स लगाओगे क्या? तो 2 दफा टैक्स हो जाएगा। तो सेल्स टैक्स पर्पस के लिए वैल्यू कौन सी ली जाती है बताओ? कौन सी? तो आपकी वैल्यू ये आएगी कैलकुलेशन में, ये कॉलम यूज होगा, बाकी कॉलम इररिलेवेंट है। क्यों दिए उसने? क्यों दिए उसने? गुमराह करने के लिए, जलील करने के लिए। ऐसे डेटा देके जलील कैसे करेगा? फेल होने के बाद क्या होता है? जलालती तो मिलती है। सबसे पहले तो अब्बा,
हाँ, ऐसा ही ना। और भी बहुत सारे लोग होते हैं इंतज़ार ही कर रहे होते हैं हमारे फेल होने का, बस तू फेल हो तो तुझे, मगर हम भी पास होके दिखाएंगे इंशाल्लाह। चलो बच्चा, 9.2 की वैल्यू ले रहा हूं बेटा, 10.856 नहीं ले रहा। इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमें जो वैल्यूज लेनी होती हैं वो एक्सक्लूसिव, जिसमें टैक्स शामिल ना हो, वो लेनी होती हैं। पहली चीज लिख लो बेटा, रॉ मटेरियल परचेज हुआ कितने का, वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना है जो एक्चुअल है इसका, और वो क्या बना ये। अच्छा एक बात सुन लो, मैंने चूंकि आपकी कुछ बच्चों की क्वेरीज पे ये बात नोट की है तो एक बात सुनो। चूंकि मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं ना और आप एक्सेल यूज नहीं कर रहे हो तो मेरे एक्सेल की एक मजबूरी है। आप पता है कैसे लिखोगे अपने पेपर पे, आप यूं लिखोगे, आप सबसे पहले लिखोगे रॉ मटेरियल ब्रैकेट डाला 9200 और इसके सामने रखोगे मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 18%। आपकी ना डिस्क्रिप्शन यूं नजर आनी चाहिए, आप ऐसे लिखो ताकि पता तो चले ना एग्जामिनर को कि वैल्यू कैसे आई। मैं तो एक्सेल में रेट लगा रहा हूं, तुमने अगर ये वैल्यू लिखी इधर और ऊपर यहां आपने निकाला, क्या निकालना था, कितने परसेंट निकालना था, 18% निकालना था, तो आपने 18% लगाया, उसको क्या कैलकुलेटर से यूज करवाओगे क्या, वो आपकी वैल्यू कैसे चेक करेगा, रटा थोड़ी होता है उसका, तो उससे काम करवा रहे हो तुम। एग्जामिनर से काम कराने का मतलब समझते हो क्या है, वही हो ना जो तू समझ गया, जलील हो ना, और क्या भाई, उससे काम नहीं कराना होता, वो पहले ही जिंदगी से तंग है, घर पे कॉपियां चेक करता है, बीवी ताने दे रही होती है, हमेशा कॉपियां लेके आते हो, मिलता क्या है तुझे कॉपियां चेक करने के लिए, आई के देता क्या है तुझे ऐसे, हाँ हाँ बता रहा हूं तुम लोग, मैंने नहीं किया ऐसा काम, मैं और चीजों में ताने सुनता हूं। बेटा सबका नसीब है ये, तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर हंसोगे। आई बात समझ में बच्चों, आपने कॉलम नहीं बनाने, आपने ऐसे लिखना है, एक लाइन लिखी आगे ये आ गया, क्या सही लिखा है मैंने, कोई गलती तो नहीं की। यूट्यूब पे लेक्चर आएगा बट एक आदि आएगा शहबाज। चलो मेरे बच्चों, फिक्स एसेट परचेज है, फिक्स एसेट की, यस सर बिल्कुल परचेज है, लाओ भी फिक्स एसेट को कितनी वैल्यू, इसी तरह लिखना है तुमने, राइट। कैसे लिखोगे आप, वही ब्रैकेट डाला, वैल्यू लिखी 18%, रेट जरूर दिखा, और फर्दर टैक्स पे कितना परसेंट लिखा करो, 4%। समझ आ गई बेटा या नहीं आई समझ, या मैं भी लिखूं, हर एक चीज लिखूं, नहीं ना, कर लोगे पक्की बात है, क्या चीज, कॉमा, नहीं नहीं नहीं, कॉलम तो एक्सेल है ना यार, आपको जरूरत थोड़ी है। आप देखो ना, आपके पास पता है क्या है, टोटल होंगे 2 कॉलम, एक में ये चलेगी वर्किंग इधर, आप इतना आगे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन इतनी आगे ला जा सकते हो, और एक में वैल्यू ले लो, खत्म बात। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, जब आप वर्किंग करोगे ना तो ऐसे ये नजर नहीं आएगा, आप ऐसे लिखोगे, आप नजर आया आपको, ऐसे लिखोगे आप इस तरह थोड़ी करोगे। आपको एक तरफ क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में वैल्यू वर्किंग कैसे हुई, और आगे वैल्यू, बस। क्या सबको समझ आ गई ये बात। मगर मैंने चूंकि बेटा रेट लगाना है, एक्सेल यूज करना है, तो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूं। फिक्स एसेट कितने का, 1.7 का या 2006 का, 1.7, बताएं क्या हुआ इस पे, 18% हो गया या 19% कर दूं, मुल्क को ज्यादा टैक्स चाहिए, 18% मेरा बच्चा, 18 सही है। अच्छा और कोई परचेज है सवाल में आजाद भाई की, नहीं कुछ भी नहीं है, तो क्या हो चुका है मेरे बच्चों, जबरदस्त, ठीक है। अब मैं लिखना है सर जी ये हुआ है इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, ये हो गया जिंदाबाद, और आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3, आउटपुट टैक्स। चले भाई, किस पे कैलकुलेट होता है मेरे बच्चों, सेल्स पे। सेल्स गिवन है, हाँ गिवन है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, क्या वैल्यू लूं, एक्सक्लूसिव, तो सेल्स टैक्सेबल,
सेल्स कौन सी सबसे पहले लोगे, जो डिस्क्रिप्शन पेपर में होगी ना वही देनी है मेरे बच्चों। कौन सी सेल? टैक्सेबल। कितनी है टैक्सेबल सेल? कितनी है? 6 मिलियन। सर जी 6 मिलियन। ओके, ये लो 6 मिलियन। क्या रेट लगाऊं? आ, 6 मिलियन था ना, 6 मिलियन। वही आप आउटपुट टैक्स भी 18%, टैक्स 18% है, ये आ गया 18%। फिर कौन सी सेल है? सेल है एग्जेम्प्ट। क्या अमाउंट था? 4 मिलियन। ये देखो सेल एग्जेम्प्ट 4 मिलियन। ठीक हो गया, ये 4 मिलियन है। आओ यहाँ पे लगाओ इस पे रेट 184 मिलियन। सही ना यार, पक्की बात है, सही कह रहे हो। एग्जाम पे टैक्स नहीं लगाते क्या? अच्छा, मैं चाय पी लूँ यार, मैं भूल गया हूँ। ना करो यार, शाबाश शाबाश, अकलें अभी भी तुम लोगों के हैं। मेरा बेटा सप्लाई कितने किस्म का है? 2। कौन सा? टैक्सेबल और जब हम उसको एग्जाम्प्ट बोले टैक्स कैसे लगाएंगे? हटाओ इसको, मैं जीरो भी नहीं लिख सकता। क्यों? जीरो लिखना भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो जीरो रेटेड है। और एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड का फर्क कब तक आप सीख चुके हो? सीख चुके हो ना कि दोनों पे आउटपुट तो नहीं होता, मगर जीरो रेटेड के पैसे इनपुट के वापस मिल जाते हैं, रिफंड होते हैं। इसीलिए एग्जाम्प्ट को आइडियली लिखना ही नहीं चाहिए, लिखना कैलकुलेशन में लाना ही नहीं चाहिए। मगर फिर भी मैं कहता हूं नहीं लाओ, क्योंकि इसकी ना वैल्यू कॉपी पे चाहिए होती है। जब हम सवाल पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आंसर शीट उठानी ना पड़े, सारा डेटा वहां ला रहा हूं ताकि टाइम बचाऊं तुम्हारा। तो एग्जाम्प्ट को मैं इसलिए लिखवाता हूं ताकि अपॉर्शनमेंट करते वक्त सेल वैल्यूज चाहिए होती हैं। वो फिर कॉपी ढूंढोगे, फिर उसको ढूंढोगे, 2 सेकंड वहां जाया करोगे, क्यों जाया हो टाइम? इसलिए लिखवा रहा हूं आपसे, ये इसकी लॉजिक है मेरी। अब इसका हल क्या निकाला मैंने? जीरो नहीं लिखा, क्या? डैश। ओके मेरे बच्चों, समझ आ गया? वाई डैश, डैश लगा दो। कौन सा वाला? ये इसलिए कि इसकी वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, आप नहीं बना रहे, आप क्या करो, आप इसके अमाउंट को ब्रैकेट में डाल दो और उसमें लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, खत्म, ताकि आपको वैल्यू आएगी। परसेंटेज तो नहीं लगेगा ना, तो अमाउंट तो लिख दो ना। आप क्या लिखो? सेल एग्जेम्प्ट, ब्रैकेट में वर्किंग तो दिखा रहे थे ना, उस ब्रैकेट में नेगेटिव नहीं है, ब्रैकेट इज नॉट नेगेटिव। अच्छा, तुम्हें ब्रैकेट का इशू आ रहा है तो बड़े ब्रैकेट डाल दो ताकि वैल्यू तो आए ना तुम हमारे पास। ये सही कह रहा था कि हम तो इस वर्किंग दिखा, मगर इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं, वैल्यू लिखा, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। सही है बच्चों? क्या मिल चुका है हमें? आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। कितना है आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ? ये हो गया आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। अब तक किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा? कैसे तीसरी दफा ये कर रहे हो? तीसरी दफा ये सेम सवाल है। अब होगा प्रॉब्लम, जो भी नहीं होना चाहिए। क्या करूं? लेस क्या? एडमिसिबल इनपुट टैक्स। अच्छा, एडमिसिबल इनपुट टैक्स में हम क्या करते हैं मेरे बच्चों? वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2 करते हैं। अच्छा जी, वर्किंग 1 एंड 2 कैसे करते हैं? अब नई चीज, थोड़ी सी नई चीज आएगी, इसलिए तवज्जो कीजिएगा कि फिक्स एसेट की सूरत में वो नई चीज क्या है। अच्छा बच्चों, यहां आ जाओ। ये में देखें, वर्किंग पता है आपको कहां करनी होती है? नीचे, यहां इधर करनी होगी सवाल में। तो मैं इसी तरह करता हूं कि ऐसा ना हो कि तुम साइडों पे करते रहो, उसी अगले पेज पे करो, अगले पेज पे करो, मगर ये है कि उसको वर्किंग को लिंक करो, ठीक है ना? अच्छा जी, वर्किंग 1, टाइटल क्या है वर्किंग 1 का? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में इनपुट कितना है? टोटल इनपुट टैक्स होगा ना हमें। अब मैं थोड़ा सा ना वर्किंग को, मेरे बच्चों तवज्जो, थोड़ा सा ऑनलाइन तवज्जो रखना मेरे बच्चा, सर मत तवज्जो बेटा, कॉलम 3 सब जवाब दूंगा, मगर अभी मुझे आपका टाइम चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए।
अब डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा एडवांस, मैंने कहा लेवल 2 हायर लेवल, तो हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट करता जाऊंगा। अब मैं बजाय यहां पे वो साइड में लिखने के ये ला रहा हूं टोटल इनपुट टेक्स्ट। अब वर्किंग 1 की लैंग्वेज यूं आ जाएगी, टोटल इनपुट टेक्स्ट यूं डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। टोटल इनपुट टेक्स्ट यूं लिखो, ये आ गया आपका टोटल इनपुट। कहां से लाते हैं? वही फिगर, बस ऐसे आएगी वर्किंग। ओके, मतलब अब डिस्क्रिप्शन थोड़ी मेथड चेंज हो रहा है, नरेशन डिस्क्रिप्शन स्टाइल चेंज हो रहा है, बात वही है जो पहले थी। ओके, अच्छा हमने अब इसको तोड़ना है कितने हिस्सों में? 2 में। 2 में क्यों? पहले तो 3 में तोड़ रहे थे। इस सवाल में 2 सप्लाई हैं, एक टैक्सेबल और तीसरा नहीं है। कौन सा? नहीं करेंगे। अब हमें चाहिए वैल्यूज, सेल वैल्यू चाहिए। टैक्सेबल की सेल वैल्यू कितनी है? टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, सही है। अच्छा जी मुझे बताओ इसकी वैल्यू कहां से लाऊं? आपके सवाल पेपर पे होगा ना, वही जो मैं बता रहा था। कहीं एक एंट्री थी, 2-3 थी, 2-3 थी तो मेरे ये एक एंट्री है, ये आपकी टैक्सेबल है, और ये किस कहां से लाऊं? वही एग्जेम्प्ट किया। आपकी टोटल सप्लाई कितना हो गया? आपका टोटल सप्लाई हो चुका है मेरे बच्चों 10 मिलियन, ये टोटल है, ठीक है। ये इसमें कोई नई बात अब तक नहीं, कोई भी नहीं। अब रुकना, और मैं गलत कैलकुलेशन करने लगा हूं, सुनना, मैं गलत कैलकुलेशन करने लगा हूं ताकि आपको आगे चल के कभी भी ये गलती ना करो। तो गलत करा के जब उसको करेक्ट करता हूं ना, मैं गलत बोल के जब मैं करेक्ट करता हूं, तुम्हारी तवज्जो होती है और ये सही था। जैसे मैंने एग्जाम्प्ट में रेट लगा दिया, फौरी से पकड़ लिया, तो आप केयरफुल रहते हो। तो मैं अब बता के गलती कर रहा हूं, बता के गलती कर रहा हूं, और मैं फिर बताऊंगा, तुम फंसोगे ना, बताऊंगा इसलिए ये स्टेप, वो स्टेप की लॉजिक समझाने, रेशनल समझाने के लिए मैं गलत कैलकुलेशन करूंगा, कोई इसको कॉपी नहीं करेगा। अच्छा जी हमारा इनपुट टैक्स हो गया ये। अच्छा जी इस पे मैं करूंगा क्या? मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल डिवाइड बाय टोटल, ये इनपुट टैक्स मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट डिवाइड बाय टोटल, सही है। ये हो गया अपोर्शनमेंट, हो गया। रुको 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 एक सेकंड, हाँ अमाउंट की गलती तो नहीं आई ना? बस अर्थमेटिकल गलती तो नहीं है ना? या है? नहीं है ना? बस रुक जाओ, बस छोड़ो। अब रुको, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, मैं अभी गलत कर रहा हूं, मैं इसको करेक्ट करूंगा। वर्किंग 2 पे आ जाते हैं। अच्छा जी वर्किंग 2 मेरा बच्चा किस पे होती है? इसकी डिस्क्रिप्शन है रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स इक्वल टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। चलो भाई बताओ, अब इसमें हमें क्या चाहिए था? याद है कुछ? इनपुट टैक्स कौन सा? जो अपोर्शन्ड टू टैक्सेबल सप्लाई, याद है ना? यही तो लिखवाया था ना, टैक्सेबल सप्लाई। ये पूरे लफ्ज लिखने हैं, मैं टैक्सेबल की एब्रिविएशन यूज करूं? कौन सी फिगर ला रहा हूं मैं? रुकना, मैं गलत कर रहा हूं, बता रहा हूं, तुम में से कुछ लोग पहुंच गए होंगे। सबर 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 सबर। अब मैं लगा रहा हूं 90%। मुझे रिस्ट्रिक्शन चाहिए थी ना विचेवर इज लोअर के लिए, जैसे तो होता है ना विचेवर इज लोअर, तो यहां मुझे चाहिए 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ताकि कंपेयर कर सकूं। ये आ गया आउटपुट टैक्स होना चाहिए, किधर गया? ये आउटपुट टैक्स है, इसका लगा रहा हूं मैं 0.9, ये आ गया आपका आउटपुट टैक्स विचेवर इज लोअर। अच्छा अब मुझे गलती ढूंढ के दिखाओ किसमें क्या गलती थी। क्या बेटा? आपने अभी जो पॉइंट पढ़ा था, नया पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, वो क्या था? फिक्स एसेट पे 90% की लिमिट, इसमें तो लग गई, इसमें तो लग गई, आपने तो उसका ख्याल ही नहीं रखा। अब क्या करूं? तुम्हारा भी यही पॉइंट था, यही था ना सबका, जो देख रहे थे मुझे अजीब नजरों से, क्या कर रहे हैं सर भाई? इसलिए मैंने किया ताकि तुम्हें अकल आए कि अगले स्टेप की लॉजिक समझ आए कि मैं उसको क्यों अलग करवाता हूं। अब मुझे तुम ही बता दो कि क्या करूं कि 90% की लिमिट फिक्स एसेट के इनपुट में ना लगे, क्या करूं?
अलग अलग। कमाल कर दिया बेटा तूने। अलग अलग क्या अलग अलग? क्या अलग अलग? क्या अलग अलग? अलग अलग क्या भाई? देखो इधर आओ आओ। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा था, ये तो कुछ जगह छोड़िए। मैंने कहता है कि अगर आपने कोई एक भाई को बोलना है कि तू आगे चल के सीधा मुड़ेगा, दूसरे को सीधे नहीं जा सकते, तो दोनों भाइयों को बोलेंगे ना अलग अलग। है तो भाई जुड़वा बट थोड़ा अलग अलग, राइट? तो इसीलिए टोटल इनपुट। अब वर्किंग वन कैसे बनेगी? सबसे पहले जो जो सवाल होगा जिसमें फिक्स एसेट होगा, जिस सवाल में फिक्स एसेट होगा उसमें पहले क्या करोगे? टोटल इनपुट लिखोगे और वहीं से लेस कर दोगे। क्या लेस करोगे? इनपुट टैक्स। कौन सा इनपुट टैक्स? रिलेटेड टू। कौन सा रिलेटेड टू? फिक्स एसेट। पहले तो मेरा बच्चा इससे इनपुट टैक्स लेस कर लो। कहां है इनपुट टैक्स? कौन सा इनपुट टैक्स? सर ये फिक्स एसेट का है, ये वाला, ये लेस करो। क्यों लेस करूं सर? भाई इसलिए करो कि वरना उस पे आगे लिमिट लग रही है, तुम्हारा पॉइंट गलत हो जाएगा। ओके, तो मैंने लेस कर लिया। क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स। कौन सा इनपुट टैक्स? अदर देन फिक्स्ड एसेट्स। मिल गया भाई, अदर देन फिक्स एसेट का। अब मुझे कोई बताएगा अक्लमंद इंसान कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट होगी भाई, अपोर्शन करना है ना। टोटल इनपुट टैक्स को मिला के अपोर्शन करने के बजाय हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिक्स एसेट को अलग अपोर्शन करना है, अदर देन फिक्स एसेट को अलग अपोर्शन करना है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? मिला के करोगे। यहां तक गलती नहीं थी, कानूनन तौर पे ये गलत नहीं है, ये अपोर्शन होना ही था, मगर आगे चल के गलती होगी इसको एक साथ करने की वजह से। आगे कहां गलती हो रही है? वर्किंग टू में गलत हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ आई? समझ आई? तो मुझे बताएं ये लिखने का तरीका सही था या गलत था? गलत, गलत, गलत। अब आपके पास दो आएंगे। पहले आपके पास इनपुट आएगा, कौन सा इनपुट टैक्स? अदर देन फिक्स एसेट वाला, वो लो। अदर देन फिक्स एसेट लो। फिर कौन सा लोगे? फिक्स एसेट। इनपुट टैक्स कौन सा? फिक्स्ड एसेट वाला। आपके पास दो इनपुट आ गए, लाओ इस इनपुट को। कहां है? किधर से लाऊं? इधर ऊपर तो लिखे होंगे। ये आपका अदर देन फिक्स एसेट वाला ये, और उसके बाद कौन सा? ये फिक्स एसेट वाला। ये टोटल करके देखता हूं कहीं जवाब दूसरा तो नहीं आ रहा। नहीं सर, इनपुट तो उतना ही है जितना ये, उतना ये, तो एक साथ उसको अपोर्शन नहीं करेंगे, दो हिस्सों में करेंगे। अब दो हिस्सों में करके दिखाओ तो मान जाऊं तुम जीनियस। इसको पहले इसको अपोर्शन करो ना यार। क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इसको भी करके दिखाओ सर, करो ना इसको भी। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल डिवाइडेड बाय, हो गए दोनों से। मिल गया आपको टैक्सेबल? ओके सर जी इधर आओ। अब एग्जेम्प्ट को लाओ, मल्टीप्लाइड बाय। कोई गलती हो ना वर्किंग की मुझे जरूर बताना, किसी गलत फिगर को, क्योंकि मैं इस लैपटॉप के साथ इजी नहीं हूं भाई, मैकबुक वाला बंदा हूं। ओ मैं आदि नहीं हूं ना इसका, तो मैं इसे। हाँ बेटा रुक जाओ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चा। मुझे एक बात बताओ, टोटल इनपुट टैक्स अपोर्शन हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। मैं चेक करना चाहता हूं। ये और ये टैक्सेबल के दो हिस्से आ गए, ये एग्जेम्प्ट से दो हिस्से आ गए। और रुको रुको रुको, क्या मैंने इसको प्लस किया था? ठीक है। अब मुझे बताओ क्या आना चाहिए टोटल? वही इनपुट देख रहे हो, वही इनपुट है, विच मीन सही है, वर्किंग में कोई गलती नहीं है। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ आप लोग बताओ मेरा बच्चा, मैं आपसे ना लॉजिक पे डिस्कस करूंगा। मुझे बताओ मैंने इसको मिला के करता तभी जवाब था, तभी आपने देखा था कि टैक्सेबल में यही जवाब आया था जो मिला के हमने इसको किया, वो सेम जवाब था, जवाब चेंज नहीं हुआ। तो दो लाइन में क्यों किया भाई? इस स्टेप के लिए अलग थोड़ी किया मैंने। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अब लाओ इधर लाओ। अब मुझे एक बात बताओ,
आपके पास टैक्सेबल के लिए ये टैक्सेबल को क्या करते हैं? डिडक्ट। शाबाश बेटा, डिडक्ट। और किसे डिसअलाउ? एग्जेम्प्ट को करते हैं डिसअलाउ। शाबाश, डिसअलाउ। इसको तो ऐसा इग्नोर मारना जैसे इसको पैसे वापस करने वाले को इग्नोर मारते हैं, या वो जो बाइक पे जाते हैं सिपाही देखता है ना उसको इग्नोर मारते हैं। उसको देखा ना रोक लेगा, और उसको देख के हंसे ना तो बेटा जरूर रोकेगा, उसको देख के मुस्कुराए ना तो तुम्हें जरूर रोकेगा। ये साइकोलॉजी है, ये पाकिस्तानी साइकोलॉजी है, ठीक है ना, साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रीट, साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रीट है। जैसे ना करके वो नहीं रोकेगा, पता नहीं कौन है यार ये, और मुस्कुराए ना तो भाई रोकेगा, तू रुक तू रुक बेटा, इसको इग्नोर मार। अब ये डिडक्ट होगा, होगा दोनों डिडक्ट होने कि नहीं होने? होने हैं ना भाई। क्यों डिडक्ट होने? इसका टैक्सेबल से ताल्लुक है, मगर दोनों में से एक पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी, एक पे, तो जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगनी अगली वर्किंग में ले जाओ, उसको ले जाओ। इनपुट टैक्स अपोर्शन टू, अब बताओ मैं क्या लाऊं, क्या लाऊं, कौन सा वाला? फिक्स एसेट वाला लाऊं, दोनों लाऊं, सिर्फ ये वाला आएगा, बस। बात समझ आई? ये आ गया इधर। 90% की लिमिट पहले ही मौजूद है। चलो दोबारा कर लो, शायद किसी को शक हो कि मैंने गलत कैलकुलेशन की हो। ये आउटपुट टैक्स और ये इस पे 0.9, ये आपकी 90% आ गया। मुझे एक बात बताएं, छोड़ें आप, देखिए ना, आपकी ये वाली एंट्री टैकल हो गई, हो गई। सर ये दो टैकल हो गए, हो गए। इन दोनों का क्या किया आपने? डिसअलाउ। ये आपका क्या चला गया? आगे चला गया। टैकल हो गए ना। इनपुट के 4 हिस्से हुए, 4 हिस्से में से 3 टैकल हो गए, बस चौथे पे भी आएंगे बाद में, छोड़ो उसको, मगर आगे तो जाओ, वर्किंग 2 को कंप्लीट करो। बताओ विच एवर इज, तो विच एडमिसेबल इनपुट टैक्स यहां से आता है, यहां से आता है एडमिसेबल, ऐसे है ना। तो एडमिसेबल इनपुट टैक्स कैसे आता है? दोनों का क्या? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, वो एडमिसेबल बन जाएगा। आप बताएं कौन सा लोअर इनमें से, ये या ये? 90% तक है, ये एडमिसेबल हो गया। अब पहली दफा आ रहा है कैरी फॉरवर्ड। मुझे बताओ टोटल इनपुट कितना था? इतना। मिला कितना? एडमिसेबल कितना हुआ? लोअर वाला। बाकी इनपुट क्या होगा? ये आ गया आपका कैरी फॉरवर्ड। इसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। कैसे? कि टोटल उठाओ और उसमें से जितना हम अलाउ कर रहे हैं वो रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड है। सवाल में था कैरी फॉरवर्ड, ये हम डिस्क्लोजर में देंगे कैरी फॉरवर्ड। मुजम्मिल मेरा बच्चा बस थोड़ा सब्र कर ले जानी, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस मुझे एक स्टेप को कवर करने दो, ठीक है? शाबाश, ये मेरे स्टेप पे फॉलो करें। आपके सारे सवाल मैंने देख लिए बच्चों। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। आपने नया काम क्या किया बताओ? नया काम क्या किया? फिक्स एसेट को अलग, अपोर्शनमेंट पर्पस के लिए अलग नहीं किया, किया हमने अपोर्शनमेंट में ही अलग उसको, मगर असल मकसद वो नहीं था। वर्किंग 1 के लिए उसको अपोर्शन को अलग करने की जरूरत नहीं थी, मगर हमने कहा तू यहीं से अलग हो जा, क्योंकि अगले स्टेप में उसको अलग करना था। क्या लॉजिक समझ आई आपको? अब रुके, मुझे बताएं एडमिसेबल इनपुट टैक्स कितना है? सोच समझ के जवाब देना। क्या लव यू दादा, जिंदाबाद, क्या बात की। मुझे तो अब गर्मी भी अच्छी लग रही है बात सुन के ना। मुझे हर चीज अच्छी लग रही है यार, उसने सही जवाब दिया है मेरे बच्चे ने। देखिए ना सिर्फ ये कि आपका ये एडमिसेबल है, ना सिर्फ ये कि आपका ये एडमिसेबल है, बल्कि ये भी तो एडमिसेबल है ना भाई, वो भी तो है ना, वो फिक्स एसेट वाला टैक्सेबल। क्या लिखा है नीचे उसको? डिडक्ट। क्यों बोले इसको? क्यों बोले इसको? इसको भी तो डिडक्ट करना था ना भाई। इसको 90% की लिमिट से नहीं गुजारना, मगर इसकी नेचर क्या थी? इस हिस्से का ताल्लुक इनपुट टैक्स के हिस्से का ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाई से, तो डिडक्ट करो ना। कहां डिडक्ट करूं? डायरेक्ट, क्योंकि वो सेकेंड वर्क है। अच्छा मुझे पता, सेकेंड वर्किंग के बाद कहां जाते हैं हम? कहां जाते हैं? कहां? आउटपुट से डिडक्ट होने। तो जाओ ना, करो उसको आउटपुट से डिडक्ट। आओ भाई इधर,
ये अब एक लाइन में नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि दो इनपुट्स हैं। अब क्या होगा, सुने, एडमिसिबल इनपुट टैक्स, अब हम यू लिखते हैं, एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्या लिखते हैं, रिलेटेड टू अदर देन फिक्स एसेट। आ गया रिलेटेड टू फिक्स एसेट। अरे चलो, क्योंकि मैंने उसको डैश लगाया था इस वजह से इसको लगाओ, इधर ले जाओ, अब नहीं करेगा मसला। ठीक है, क्या है, इनपुट टैक्स एडमिसिबल कौन सा, जो रिलेटेड टू अदर देन फिक्स एसेट वाला है, वो यहां आ गया। पहले उसको माइनस करेंगे, फिर किसको माइनस करेंगे बच्चों, फिर आप माइनस करोगे उस इनपुट टैक्स को जो किससे रिलेटेड है, वाह, रिलेटेड टू फिक्स एसेट। अब लाओ माइनस कर लो, खत्म हो गई बात, हो गया आपका सवाल। पहली फिगर कहां से लाऊंगा, कौन सी वर्किंग से, ये वाली, रिलेटेड टू अदर देन फिक्स एसेट है, क्योंकि भाई वर्किंग टू में जाता है अदर देन फिक्स एसेट है ना, तो यहां से ये आ गया, आ गया, ये देखो आ गया। फिर कौन सा इनपुट लाऊंगा मेरे बेटा, फिर कौन सा, ये फिक्स एसेट वाला, फिक्स एसेट वाला, ये आ गया फिक्स एसेट वाला, माइनस हो गया। तो दो स्टेज में माइनस किया ना, दो इनपुट है तो अलग अलग करके कर रहे हो ना। इस पूरी कहानी को हमने वर्किंग 1 से अलग करना शुरू किया था, वर्किंग 1 में अलग, वर्किंग 2 में अलग, आउटपुट से डिडक्ट अलग। क्या क्या अलग, क्या क्या अलग, वो इनपुट टैक्स जो फिक्स एसेट था वो बाकियों से अलग कर दिया। क्यों अलग किया, ताकि जो पॉइंट पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा तुमने, उस पर रिस्ट्रिक्शन। चलो क्या मिला अब हमें, शाबाश, सेल्स टैक्स, हाँ, सेल्स टैक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि इस अमाउंट पे तो लिमिट है ही नहीं। ठीक है, आप आए, देखें ये आ गया टोटल हमारा, माइनस किया पहला, माइनस किया दूसरा, ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये कैरी फॉरवर्ड है। कौन सा कैरी फॉरवर्ड, याद रखना, जब भी इस लाइन में कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कैरी फॉरवर्ड रिलेटेड टू फिक्स एसेट होगा, वो रिलेटेड टू फिक्स एसेट होगा। इसी बात में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहला अमाउंट कभी भी इससे एक्सीड नहीं कर सकता, सेकंड अमाउंट ही उससे एक्सीड कर रहा होता है। पहला अमाउंट क्यों नहीं एक्सीड करता, क्योंकि वो उसके 90% के अंदर होता है। इसलिए ये लिखते नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, रिलेटेड टू किसके होगा, ये फिक्स एसेट। ठीक हो गया, कोई बात नहीं है, रिलेटेड टू फिक्स एसेट। अब क्या करते हैं फिर, इस सवाल में फर्दर टैक्स था नहीं था, छोड़ दो। फिर क्या था भाई, एड फर्दर टैक्स आता तो ग्रॉस लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी आती है ना, वो तो है ही नहीं। अब डिस्क्लोजर में क्या क्या आता है, रिफंड है इसमें नहीं है, फिर क्या है। अब ये कैरी फॉरवर्ड कौन सा है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है बेटा अदर देन फिक्स एसेट का। बहुत जबरदस्त सवाल था जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया बेटा, अदर देन। मैं आपको बताऊं, ये बात आपको बाद में समझ आएगी कि ये कितना बच्चों को तंग करती हैं चीजें जो आप पहले दिन पे सीख रहे हो। फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट का कैरी फॉरवर्ड, ये कहां से लाऊं कैरी फॉरवर्ड, ये कहां से लाऊं, वो जो बचा था ये वाला, ये अदर देन फिक्स एसेट का कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, इसको भी नेगेटिव कर सकते हैं आप। आपका सवाल हो गया। व्हाट वाज न्यू इन दिस क्वेश्चन बेटा, आप थोड़ा एक मुझे 2 मिनट तरफ सोचें अपने लिए। सवाल के अंदर कोई मैंने चेंजेस की, 7 स्टेप में किया या स्टेप चेंज किए, स्टेप तो वही थे ना। हाँ, थोड़ी डिटेलिंग चेंज हो गई। डिटेलिंग कहाँ चेंज हुई, वर्किंग 1 में चेंज हुई। नया क्या था, फिक्स एसेट था। क्या किया आपने उसको, कब अलग किया, वर्किंग 1 में, और उसके बाद आपने उसको थ्रू आउट अलग करके रखा। क्या कर लोगे, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। मुझे एक बात बताएं जल्दी जल्दी, मैं सिर्फ आपसे ये चीज कैरी फॉरवर्ड रिलेटेड टू फिक्स एसेट। बेटा देखें, एक बात सुने, ये जो होता है ना, ये वाला, ये जब हम आउट माइनस करते हैं इनपुट को, ये कभी भी आउटपुट से बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसको हम वर्किंग 2 से गुजार के आए। वर्किंग 2 कहता है इसकी 90% से वो एक्सीड कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कभी भी पहली लाइन उसको नेगेटिव नहीं कर सकती। अलबत्ता सेकेंड लाइन पे 90% की लिमिट नहीं है, तो वही इसको नेगेटिव कर सकती है यहाँ पे।
इसका मतलब क्या है, जब भी ये सेल्स टैक्स लायबिलिटी नेगेटिव आएगा वो फिक्स एसेट वाला इनपुट होगा, और जो अदर देन फिक्स एसेट वाला, देखिए इस चीज को सुकून में रहे, बस मैकेनिक सीख लो, बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो। आपको ये जितने बड़े कॉन्सेप्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सिखा गया हूं ना, इतने कम टाइम में आपको अंदाजा नहीं है। अब जो सीखा है बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो बेटा मुजम्मिल, अब सब्र करें। अब मुझे सिर्फ थोड़ा जो पक्का करना है ना तुम्हें, वो इंश्योर करने दो। फिक्स एसेट आएंगे तो क्या करोगे? बहुत यार म्यूजिक के तौरी बातें जानी, क्या कमाल की बातें कर रहा है ये बच्चा। कहता है उसके तो एंड कंज्यूमर हमें। मुझे एक बात बता, खाने के लिए मैंने लिया वो मशीन, खाता हूं मैं मशीन को, मैं क्या करता हूं? सोचने की बात यह है कि मैं कंजप्शन करता हूं क्या? एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर किसको कहते हैं? जो कंजप्शन करे। क्या मशीन देख के मुझे खुशी होती है कि ये मैंने मशीन लगाई है, इंशाल्लाह शादी भी हो ही जाएगी? मशीन से शादी का क्या ताल्लुक है? भाई कमाऊंगा, कुछ बात बनेगी। तो यार वो कंज्यूमर नहीं हो तुम उसके, यार वो तुम्हारा इंटरमीडियरी एसेट है, कंजप्शन नहीं है, एसेट है। ताकि वो, मुझे एक बात, आइसक्रीम बेचते हो तुम, कभी उसमें से नट बोल्ट निकले मशीन के? तो वो उसका हिस्सा बन रहे हो, दूध खोलो और जबरदस्त खुशी मनाओ, क्यों? बोल्ट निकला, नट निकला। वो भाई थोड़ी मशीन के पुर्जे थोड़ी लगते हैं उसमें, वो बेटा यूज होते हैं ताकि बिजनेस कर सकूं। तो वी आर नॉट द कंज्यूमर्स, यूजर्स हैं, कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर तो वो होगा ना जो एंड पे, ये चाय पीने वाला कमिश्नर साहब चाय पीता है। रुके मेरी बात सुने। पागल हो गया? हम टैक्स लेते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अब एक काम करें, नहीं रुको रुको रुको, इस सवाल को देखो। ये जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया, फिक्स एसेट को अलग किया, कभी भी सवाल में क्या आना चाहिए ताकि ये मेथड फॉलो करो? फिक्स एसेट, राइट। अब ये और सवालों में आएगा। अब मैं आपको दे रहा हूं एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मशवरा नहीं दे रहा, स्ट्रॉन्ग मशवरा। इस सवाल को घर पे खुद करना, सेम सवाल 8 दफा पॉइंट प्रैक्टिस होगा तो पक्का होगा, पेपर पास होगा। इसी सवाल को जो मैंने किया ना, आपने इसको कॉपी भी किया, मगर बगैर देखे इसको कंप्लीट करो, और अगर कंप्लीट हो जाए ना तो आज की हमारी क्लास सक्सेसफुल। नहीं हो, सॉल्यूशन देखो, फिर देखो कहां गलती कर रहे हो। क्या करोगे? समझ आ चुका है सबको? स्टेप समझ आ गया? बेटा बस एक चीज और करूंगा, और वो ये है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है मिस्टर फैजान? अब मैं चाहता हूं थोड़ा आगे, कितने टॉपिक लिखे आपने मौलवी साहब? 11 लिखे कि नहीं लिखे? लिखो 12। डिस्काउंट्स, नंबर 12 डिस्काउंट्स। फैजान का सवाल देखा था आपने? पहले किया था ना फैजान का सवाल। अब ये आईकेप का पूरा सवाल है, 2013 का पूरा सवाल है। मैंने अब इसमें कुछ नहीं काटा सिवाय रेट के। इसमें आ रहा है एक टॉपिक, ये डिस्काउंट। लिखो डिस्काउंट पे क्या होता है, लिखो। अगर किसी जगह पे डिस्काउंट्स दिए गए हों, ये देखें सवाल में क्या था, लोकल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में नूरी लिमिटेड को डिस्काउंट दिया गया है। कितना डिस्काउंट दिया गया है? कितने परसेंट लग रहा है आपको ये? फैजान नॉर्मली अलाउज 5% डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स, हाउएवर स्पेशल डिस्काउंट 10% डिस्काउंट वसूरी। भाई नूरी को उसने कितना डिस्काउंट दिया? 5% का, 5% का डिस्काउंट दिया। सूरी को उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो डिस्काउंटेड वैल्यू है। अब पहला सवाल क्या बनता है बच्चों, क्या ग्रॉस अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगेगा या नेट अमाउंट पे, नेट ऑफ डिस्काउंट? ये सीख रहे हैं आज, अभी सीख रहे हैं ये चीज, पढ़ाई नहीं है, सिखा रहा हूं अभी। तो अगर आपको कहा जाए ना कि टैक्स किस पे लगता है, तो जवाब है नेट ऑफ डिस्काउंट वैल्यू पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे, बशर्ते कि दो कंडीशन फुलफिल हो, वरना ग्रॉस पे। इसका मतलब है अगर कंडीशन फुलफिल हुई तो ये, नहीं हुई तो ये।
इसका मतलब हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं होगी, कंडीशन फुलफिल होगी तो डिस्काउंटेड वरना ग्रॉस। क्या ये लिख सकते हो बातें? लिख सकते हो? तो देख क्यों रहे हो, लिखो ना यार, लिखो बेटा। इन केस ऑफ डिस्काउंट्स सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू, discounted price. In case of discounts, sales tax is charged on discounted price. If two conditions are fulfilled, how many conditions? If two conditions are fulfilled, वो बताऊंगा बाद में conditions. क्या लिख रहे हो बताओ? In case of discounts, sales tax is charged on discounted value, discounted price, if क्या two conditions are fulfilled. If any of the condition is not fulfilled, if any of the condition is not fulfilled, sales tax is charged on gross value. अब मैं वजाहत करने लगा हूं इस बात की, चूंकि आपको नोट करवाऊंगा ना, नोट करवाने से आप सीखते हो बेटा, इसलिए मैं इंटेंशनली लिखवाता हूं। बात समझ आई आपको? क्या क्या समझा? क्या समझा आपने? कौन सी वैल्यू लेंगे? नेट ऑफ डिस्काउंट। कब लेंगे नेट ऑफ डिस्काउंट? जब कंडीशन नहीं हो तो, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो। ओके रुकिए, सुने मेरा बेटा। पहली कंडीशन है कि वो डिस्काउंट, कंडीशन नंबर 1, वो डिस्काउंट इनवॉइस पे मेंशन्ड हो, इनवॉइस पे डिस्काउंट मेंशन्ड हो, डिस्काउंट इज मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए कि नूरी साहब आपको मैं दे रहा हूं 16 मिलियन की 5% डिस्काउंट बनता है 8 लाख, मुझे तुम पेमेंट करोगे 15.2 मिलियन, ये इनवॉइस पे लिखा होना चाहिए। यानी वो कैश डिस्काउंट ना हो। कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं? कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं? इनवॉइस पे नहीं था, इनवॉइस पे क्या लिखा था भाई 1 लाख रुपए की सेल, फिर फोन किया, अच्छा भाई हमारे क्रेडिट टर्म्स कितने? यार 1 महीने में पेमेंट करनी है मैंने। अच्छा एक काम कर, अगर अगले 5 दिन में पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इनवॉइस पे तो नहीं लिखा होता, वो तो फोन पे होता है। ऐसा डिस्काउंट सेल्स टैक्स नहीं मानता। कौन सा डिस्काउंट सेल्स टैक्स नहीं मानता? जो इनवॉइस पे लिखा हुआ ना हो। कौन सा इनवॉइस पे लिखा हुआ नहीं होता उसको क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? पेमेंट से रिलेटेड होता है। असल में डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, मगर जल्दी पेमेंट लेने के लिए क्रेडिट टर्म 15 दिन बाद पैसे आएंगे, अभी ले लो इससे, जल्दी पेमेंट लेने के लिए उसको अलाउ किया जाता है डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को जो इनवॉइस पे ना हो, कैश हो, सेल्स टैक्स हम ग्रॉस पे टैक्स करते हैं। दूसरी कंडीशन लिखो, मुजम्मिल जल्दी लिखो मेरा बेटा। दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्काउंट इज इन अकॉर्डेंस विथ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। द डिस्काउंट इज इन अकॉर्डेंस विथ, डिस्काउंट इज इन अकॉर्डेंस विथ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। उसकी बिजनेस प्रैक्टिस कितनी है? 5% डिस्काउंट देना तो 5 ही माना जाएगा, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया तो नहीं माना जाएगा। आई बात समझ? आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब उस पर कैप का सवाल सामने पड़ा है आपके, ये करवाऊंगा मैं? क्यों करवाऊं? तुमने सीख लिया, करके दिखाओ ना, जबानी करके दिखाओ, अभी सॉल्व नहीं करो। डेटा सामने है, पास्ट पेपर सामने है तुम्हारे। बताओ नूरी की सूरत में टैक्स किस पे लगाओगे? सेकंड कंडीशन ये है बच्चा कि डिस्काउंट वो जितना देता है आम लोगों को उतना ही सबके लिए माना जाएगा। ये सीखोगे ना सवाल में, तभी तो सवाल सामने रख के सिखा रहा हूं बेटा। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है तुम्हारी? मेरी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस क्या है? 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दूंगा मैं, मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। ठीक है? कजन आ गया, यार मुझे भी नहीं दोगे? ना ना तू तो कजन है यार, ये ले 15% डिस्काउंट।
इसको नहीं मानेंगे, इस डिस्काउंट को नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, वो डिस्काउंट देता नहीं है। तो उसको डिस्काउंट को, भाई आम लोगों को भी 5%, सबको 5% मिलता है, मगर किसी एक को 10% दे दिया, 10% को नहीं मानेंगे, 5 तक मानेंगे। 5 तक सबके लिए अलाउड है, तो टैक्स भी 5 को मानता है। करके दिखाओ, वर्बली करके दिखाओ, पेपर को छोड़ो। बताओ टैक्स इन केस ऑफ नूरी कितने पे लगेगा? वैल्यू नहीं है नेट पे। कौन सा नेट? इंटरनेट? कोई और नेट? 15.2 पे टैक्स लगेगा। क्यों भाई? ये उसकी पॉलिसी लिखी हुई है, पॉलिसी पढ़ो। पॉलिसी क्या लिखी है? फैजान नॉर्मली अलाउज कितना? नॉर्मली अलाउज 5, उधर 5 था, मानेंगे हम इसको, मानेंगे, सही है, ओके। मगर इनवॉइस का कहां लिखा है? मेंशन्ड ऑन इनवॉइस। वो एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, तो बताता भी नहीं है, हम क्यों उसको अजम्पशन लेंगे? जब उसने चेक ही नहीं करना कि इनवॉइस पे था तो नहीं था, हम कहेंगे था। जो डेटा चेक नहीं करता उसको इग्नोर करो। ये देखो क्या लिखा है, ऑल डिस्काउंट्स वर इनवॉइस। जब वो ना बताता ना, तब भी हम यही अजम्पशन लेते कि इनवॉइस पे है। तो चूंकि नूरी की सूरत में दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है, कौन सी वैल्यू लोगे? नेट ऑफ डिस्काउंट। तो नूरी की सूरत में टैक्स लगेगा इस पे, और सूरी की सूरत में किस पे लगेगा? हु सेड ग्रॉस अमाउंट? तो बहुत शरीफ बच्चे लग रहे हो यार, क्या तुम लोगों को डालते दूं? थिंक अगेन, थिंक अगेन। क्या सूरी को 5% नहीं दोगे क्या? 5 तो दो ना। 5 क्या, 10 मिला हुआ है उसको, 10 मिला हुआ है उसको, 5 तो दो उसको। उसको ग्रॉस पे क्यों लेके जा रहे हो? भाई ग्रॉस पे उस वक्त लेके जाते जब पूरा डिस्काउंट नहीं मानना था, मगर वो बिजनेस प्रैक्टिस उसकी क्या है, 5% डिस्काउंट सबको देता है, तो 10% वाले को, जिसको ज्यादा डिस्काउंट मिल गया, उसको भी 5 तक तो मानो ना। तो आप ये कहोगे कि सर हम सूरी की सूरत में उठाएंगे कितने 4 मिलियन, उससे माइनस करेंगे कितना, 5% का डिस्काउंट, तो क्या बचा? इस पे टैक्स लगेगा। 5% क्यों दे रहे हो उसको? सेकेंड कंडीशन, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। मगर सपोज करो कि इससे डिस्काउंट दोनों को 5% मिला होता, दोनों को 5% मिला होता, मगर इनवॉइस पे मेंशन नहीं होता, तो फिर ग्रॉस, फिर सारा, फिर ग्रॉस लेते, फिर हम 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देते। समझ आया कि नहीं आया? कोई मुझे बताए डिस्काउंट के लिए क्या कंडीशन में लिखवाया क्या था, वो ही समझ लो। डिस्काउंट बताओ, क्या डिस्काउंट होगा? इन केस ऑफ डिस्काउंट क्या करेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे, बशर्ते कि कितने कंडीशंस हो? 2। कौन सी 2? इनवॉइस पे मेंशन हो और नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक दे, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक दे। क्या आपको कुछ आइडिया हुआ? ओके। कौन सा टॉपिक था बेटा? अब एक बात सुनना, जितना कुछ कवर करोगे ना, अगले आने वाले सवालों में यही चीजें रिपीट होंगी। ये जो आप 10 सवाल कर रहे हो ना, तो अगले 14 क्वेश्चंस का 80% उसमें हो रहा है। ये सारी बातें अगले सारे सवालों में रिपीट होंगी। यही तो आता है प्रैक्टिकल, ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही तो सारे सवाल बनेंगे। 20 मार्क्स इंशाल्लाह पक्के। नेक्स्ट मेरा बच्चा, अब जरा सवाल को गौर से पढ़ें। ये आईकेप का सवाल है, ये देखो क्या लिखा है। फैजान रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड। ये डेटा आपने सारा कर लिया। लोकल, अब आओ, ये क्या है इसके बाद? लोकल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट टू जॉर्डन पहले ही कर चुके हो, फर्स्ट नोट हो चुका है। सेकंड नोट पे आओ, सप्लाईज वर्थ इतना वर रिटर्न्ड बाय। अब टॉपिक ये समझना है आपने, ये टॉपिक नया है। लिखो कौन सा नंबर है बेटा? क्या लिखा है बेटा? ओके। अब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा और थोड़ा हिम्मत से। आपने जो सवाल कल किया, आज किया, 7 स्टेप पूरे किए, आपका सेल्स टैक्स का सारे स्टेप हो चुके हैं। अब अगले 2 से 3 दिन की जो क्लासेस हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शंस पढ़ते जाएंगे, ट्रांजैक्शंस पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी पढ़ी आपने।
अभी कोई नया स्टेप नहीं सीखा आपने, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन पड़ी। डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे, फ्री में देंगे तो क्या करेंगे, टूटेगा तो क्या करेंगे, सारी कहानी अब ये है। ये ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 10 सीख लो, सारे 5 पेपर यही है। अब कोई स्टेप चेंज नहीं होगा, हल्की फुल्की सिर्फ पॉलिश करूंगा, हल्के फुल्के सिर्फ कोने चेंज करूंगा, मगर सारा सेल्स टैक्स अब कवर हो चुका है आपका। सुन लो इस बात को। अब सारी चीजें क्या सीख रहे हो, ये होगा तो क्या होगा। सपोज करें एक बंदे का स्टॉक आ रहा था, रास्ते में जल गया, तो क्या करेंगे, इनपुट लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसी ट्रांजैक्शन। अब सिर्फ और सिर्फ क्या सीखोगे सेल्स टैक्स में बेटा, स्टेप्स नहीं, क्या, ट्रांजैक्शंस। लिखते जाओ, ट्रांजैक्शंस को नोट करते जाओ और 20 मार्क्स तुम्हारे पक्के होंगे इंशाल्लाह। आपने अभी कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी थी, डिस्काउंट। डिस्काउंट, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या फर्क, स्टेप चेंज हुआ या हमें वैल्यू में सिर्फ तब्दीली करनी पड़ी। स्टेप तो चेंज नहीं हुआ ना, वैल्यू में तब्दीली करनी पड़ेगी। वैल्यू कौन सी लें, ग्रॉस लें कि नेट लें कि 5% को करें, सिर्फ क्या चेंज हुआ, वैल्यू। आपकी सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी, कोई स्टेप चेंज नहीं होगा। वही हेड नोट्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, वर्किंग 1 वर्किंग 2 डिस्क्लोजर, सारा सवाल इसमें रहेगा। सिर्फ ट्रांजैक्शन, इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आउटपुट की वैल्यू क्या लेंगे, इनपुट की वैल्यू क्या लेंगे, बस सारा सेल्स टैक्स अब ये है। क्या फॉलो कर रहे हो मेरी बातों को। नंबर क्या था मौलवी साहब, 13। अब 13 आ रहा है कि हो चुका, लिखें 13 नंबर मेरे बच्चों, लिखो लिखो 13। डेबिट क्रेडिट नोट्स, टॉपिक का नाम क्या है, डेबिट क्रेडिट नोट्स। देखें, सारा सवाल 1, सारा सवाल 2, सारे सवाल 3, सारी ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ट्रांजैक्शन ही कोर्स कवर हो रहा है आपका, वहां से सारा कोर्स कवर हो रहा है आपका। एक एक चीज हर जगह से उठा उठा के ला रहा हूं, ऑर्गेनाइज वे में आपको सवाल करवा रहा हूं। क्या पढ़ा है बेटा, अभी क्या लिखवाया मैंने, डेबिट क्रेडिट नोट्स। तवज्जो चाहिए आप सबकी। देखो, डेबिट क्रेडिट नोट में टॉपिक का ताल्लुक किस चीज से है, सेल से भी है, परचेज से भी है, इनपुट से, आउटपुट से। तवज्जो से देखना, एक डेट है 12 से 9/2024। इस डेट पे एक सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और सप्लाई होती है 1/80 की, सेल हो रही है 1/80 की। मैं मंथ चेंज कर रहा हूं बेटा, 8 कर रहा हूं, अगस्त। ऑनलाइन लिख रहे हैं बेटा, 12/8/2024। कौन सा मंथ है, किस मंथ की बात हो रही है, अगस्त के मंथ की बात हो रही है। अगस्त के मंथ में सप्लायर ने सेल की, तो सप्लायर का क्या होगा, आउटपुट टैक्स। इस पे कितना आउटपुट टैक्स वो अकाउंट फॉर कर चुका होगा अपने अगस्त के महीने में, 32,400 ये टैक्स दे चुका। क्यों दिया उसने, सेल की है। दूसरी तरफ बंदा बायर था, वो इनपुट ले चुका। कितना इनपुट लिया उसने, उतना ही। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, सेल हुई, एक का इनपुट एक का आउटपुट। आउटपुट वाले ने पे कर दिया 32,400, बायर ने, ये दो अलग अलग लोग हैं, ये सप्लायर की है, ये बात सप्लायर की चल रही है इधर, और दूसरी तरफ कौन बंदा है, बायर है, उसने इनपुट ले लिया। अब सुने, नेक्स्ट मंथ जब बायर ने सामान खोला एक्चुअल यूज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको पता चला कुछ पार्ट्स डिफेक्टिव निकले हैं। क्या करेगा, लौटा देगा, वापस कर देगा, वापस कर देगा। अब मंथ है सितंबर का, और सितंबर की कोई भी तारीख ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि सितंबर की 20 तारीख पे, 20/9/24 पे
इसने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दी। किसने गुड्स रिटर्न की होंगी, बायर ने। तो बायर ने गुड्स रिटर्न की। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज कर लो 40,000 की गुड्स वापस हुई, 40,000 की गुड्स वापस हुई। अब मुझे एक बात बताओ, सेल किस मंथ में हुई, इनवॉइस किस डेट पे हुई, 12/8/24 पे। टैक्स लग चुका किस मंथ में, अगस्त में। अगले मंथ में वो गुड्स हो रही हैं वापस, कितनी, 40,000 की। तो 40,000 तक को रिवर्स करोगे कि नहीं करोगे? जो सेल थी तो टैक्स लगा, अब सेल रिवर्स हो गई है, गुड्स वापस आ चुकी हैं, सेल कैंसिल हो रही है, गुड्स रिड्यूस हो रही हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 40,000 का बायर और सप्लायर पे क्या इफेक्ट होगा? पहले बंदे ने 1,80,000 का आउटपुट दिया था, हालांकि इसका अब होना चाहिए 1,40,000 का आउटपुट, क्योंकि 40 की तो सेल उसकी रही नहीं, वापस हो गई, अंडू हो गई। पहले केस में उसने 1,80,000 का इनपुट लिया था, अब इनपुट उसका होना चाहिए 1,40,000 के हिसाब से। तो रिवर्सल करना पड़ेगा 40 के आउटपुट और इनपुट का। सप्लायर अपना, नोट करना, सप्लायर अपना 40,000 का आउटपुट टैक्स कम करेगा। किस महीने के आउटपुट टैक्स से? उस महीने के जिसमें वो क्या कर रहा है, जिस महीने में वो अपनी सेल रिटर्न कर रहा है। सितंबर के महीने में सितंबर की ट्रांजैक्शन से ओरिजिनल की जो अगस्त में चेंजेस नहीं होंगी, वापस जाके अगस्त को रीराइट नहीं करेंगे, वापस जाके अगस्त की वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, वापस जाके अगस्त को रिवाइज नहीं करेंगे। कहते हैं उसको जाने दो, अगस्त में जो हुआ सो हुआ, अब उसके एडजस्टमेंट्स करो। कहां एडजस्टमेंट करो? जिस महीने गुड्स वापस आ रही हैं। तो सितंबर की सेल में जो आउटपुट बना, उतने आउटपुट से क्या किया जाएगा, ये 40,000 का आउटपुट कम कर दिया जाएगा, लेस किया जाएगा। अब सपोज करें सितंबर का आउटपुट था 60,000, सितंबर पे भी तो टैक्स बना ना उसका, मगर वो 60,000 में से अब क्या करेगा, वो इस 40 का इफेक्ट माइनस कर देगा। कैसे माइनस करेगा? कहेगा 60 माइनस ये, इतना आउटपुट पे करेगा, रिवर्स हो गया। 7,200 रिवर्स हुआ ना उसका। जो ज्यादा पे किया था उसने यहां पे अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में उसको उसने लेस कर दिया सितंबर की आउटपुट से, और सितंबर का आउटपुट टैक्स इतना हो गया। हालांकि टोटल जो आउटपुट था सितंबर का ज्यादा था। क्यों किया इसने कम? एक लफ्ज सुनना चाहता हूं, रिवर्सल हुआ। रिवर्सल सही किया कि गलत किया? सही किया, गलत किया? सही किया ना यार, सेल अंडू हो गई ना। जब सेल नहीं रही तो मैं आउटपुट किस चीज का दूं? ऐसा ही कुछ बायर को भी तो करना पड़ेगा। बायर ज्यादा इनपुट ले चुका है, अगस्त के महीने में उसने इनपुट कितना लिया हुआ है, 32,400, जबकि वो सेल परचेज वापस कर चुका है। कितनी वापस की इसने परचेज? उसने 40,000 की परचेज, इसकी परचेज वापस हुई है, तो उसका इनपुट टैक्स कितना है? इतना ही। और वो अपने, अब ये भी क्या करेगा, इसका इस महीने का इनपुट टैक्स होगा। किस महीने का? जिसमें वो वापसी कर रहा है गुड्स को। सितंबर के महीने में इसका इनपुट टैक्स था 75,000 रुपए का इनपुट टैक्स था। तो लॉ कहता है इस इनपुट टैक्स में से एक वो जो ज्यादा इनपुट लिया था माइनस कर लो, ताकि तुम करंट महीने में जितना एक्चुअल इनपुट टैक्स है ना लो, रिड्यूस्ड इनपुट लो, इनपुट रिड्यूस लो। क्यों? क्योंकि ज्यादा इनपुट तुम पिछले महीने ले चुके हो। तुम्हारी परचेज एक 40 की थी, एक 80 पे इनपुट ले चुके हो। तो करंट मंथ सितंबर के इनपुट टैक्स में से एडजस्ट कर लो। मुझे एक बात बताएं, क्या ओरिजिनल ट्रांजैक्शन याद है आपको? क्या थी? सेल हुई थी। सेल पे क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है? इनवॉइस। इनवॉइस की वैल्यू चेंज होंगी कि इंटेक्ट रहेंगी? इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकते, इनवॉइस की वैल्यू रहेगी इंटेक्ट। उसमें जाकर ओवरराइटिंग नहीं करो, इनवॉइस कैंसिल करके नई इनवॉइस नहीं इशू करो। बजाय ये काम करने के आप सितंबर में ये जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हो ना, इसका एविडेंस बनाने के लिए क्या करोगे? डेबिट क्रेडिट नोट इशू करोगे।
कौन सा नोट इशू करोगे बेटा? डेबिट और क्रेडिट नोट। कौन सा नोट? देखिए, डेबिट नोट कौन इशू करेगा, क्रेडिट नोट कौन इशू करेगा, ये बाद की कहानी है, बाद में सीखेंगे, छोड़ो, ये थ्योरी की बातें हैं, उस वक्त सीखेंगे। बायर ने डेबिट किया था, सप्लायर ने क्रेडिट किया था, ये करो, छोड़ो, नहीं अभी नहीं सीखना, बस एक बात सीख लो, क्या होता क्या है। अच्छा सपोज कर लो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सारी 1,80,000 की सेल कैंसिल हो जाती तो कैंसिल कैसे होती? उसने माल खोला, चीजें कुछ और आई हुई है, वापस लो पूरी। तो हम क्या करते? रिवर्सल कितने का करते? पूरे का, 1,80,000 का पूरा रिवर्सल करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असल चीज पढ़ा चुका हूं और मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे एक बात कि गुड्स सेल या परचेज कैंसिल हो जाए, रिड्यूस हो जाए या इवन इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी हो सकता है ना। पहले उसने बिल किया था, इनवॉइस किया था 1,00,000 रुपए, पता चला गुड्स तो 2,00,000 वाली थी, तो इंक्रीज होगी वैल्यू। इसका मतलब, अब लफ्ज सुनना मेरे, वंस इनवॉइस इशू हो जाए तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस चाहे कम होने की हो या इंक्रीज करने की हो, किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? डेबिट क्रेडिट नोट्स। पहला पॉइंट क्या याद रखना है? इनवॉइस इशू होने के बाद सब्सिक्वेंट चेंजेस को किस डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जाएगा? ये पॉइंट नंबर 1 था, डेबिट क्रेडिट नोट्स के थ्रू चेंज किया जाएगा। सुनना मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों, इनवॉइस इशू होने के बाद सब्सिक्वेंट चेंजेस को किस डॉक्यूमेंट पे किया जाता है? डेबिट क्रेडिट नोट्स पे किया जाता है। पॉइंट पे था। पॉइंट 2 क्या था? अब मैं आपसे ना स्ट्रेट पॉइंट करूंगा, स्ट्रेट, इधर उधर की नहीं, सीधी टू द पॉइंट बात याद कराऊंगा, समझाऊंगा। मेरी सेल रिटर्न हुई है, करंट मंथ में मैं एडजस्टमेंट कहां करूंगा? मेरी सेल रिटर्न है, मैं एडजस्टमेंट कहां करूंगा? करंट मंथ में आउटपुट को कम करूंगा। मेरी सेल रिटर्न हो, क्या रिटर्न हो रही मेरी? इसका मतलब मैंने ज्यादा सेल पहले दिखाई थी, उस पर ज्यादा टैक्स दे चुका हूं, तो करंट मंथ में क्या करूं? कम करो ना आउटपुट कम करो ना। मुझे एक बात बताओ, डेबिट क्रेडिट नोट की वजह से किसी की वैल्यू कम होगी तो आउटपुट कम करेगा ना यार। अब दूसरी बात तुम बताओगे, मैंने परचेज रिटर्न की है, इफेक्ट बताओ क्या होगा? दोनों केसेस में कम ही होगा। अगर गुड्स रिटर्न होंगी तो सप्लायर अपना आउटपुट कम करेगा, और परचेज रिटर्न करोगे तो बायर अपना इनपुट कम करेगा। हो गया टॉपिक कंप्लीट आपका। कैन यू बिलीव इट? बिलीव मी, डेज लगते हैं इस बात को समझाने में। अगर तुम ये बात समझ गए हो ना तो आप फिर यू आर ब्रिलियंट। दोबारा बताऊं? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ ना, अब तो सीख गए हो। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बताओ क्या होगा? टॉपिक कौन सा था? पहला तीन बातें लिखाई ना, 3 बातें। पहली क्या? इनवॉइस इशू होने के बाद अगर वैल्यूज चेंज हो तो, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? लाइव रिपीट कर रहा हूं। दूसरा क्या था? अगर मेरी सेल रिटर्न हुई है तो मुझे अपना करंट मंथ का आउटपुट कम करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, अगर मैंने परचेज रिटर्न, मैं तो परचेज होगी तो रिटर्न मैं ही करूंगा ना। मैं भाई, माल किसने खोला? बाहर ने, तो वो फैसला करेगा ना वापस कर। मैंने क्या, अगर मैंने क्या परचेज रिटर्न की तो मुझे बायर को अपना इनपुट कम करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट जो सिखाए ना इसी सवाल में, फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आगे आने वाले सारे सवालों में ये बातें आ रही हैं। सारे सवाल यही हैं यार। एक एक एंट्री मेरे साथ मिलके करते रहो, बस फॉलो करते रहो, टेंशन नहीं लेना प्रैक्टिस की। बेटा मुजम्मिल रुक जा बेटा, डिस्काउंट एक दफा इनवॉइस बन गई तो चेंज नहीं, क्यों नहीं? हाँ मतलब इनवॉइस सेम रहेगी मगर गुड्स सेल रिटर्न होने की सूरत में आउटपुट कम,
परचेज के में, शाबाश, गुड बेटा, सही लिखा है। सेल्स, आउटपुट और परचेज, जूनियर दादा बेहतरीन, और रिपीट कर दिया मैंने। रुको, इस टॉपिक में अप्लाई करो, एक एक के सवाल पे अप्लाई करो। किधर था ये, कौन सा नंबर था? ले भाई, अब मैं तो चुप करके, मेरी तो चाय भी खत्म हो गई, क्या करूं, पानी पी लेता हूं। तुम लोग करो, बताओ, जबानी बताओ, जबानी जबानी बताओ। इस पे फिगर, स्पेसिफिक, जनरल बातें नहीं, थ्योरी नहीं, करके दिखाना। कैलकुलेटर हाथ में और जबानी बातें कर रही है भाई, कर निकालो यार, करो यार, क्या इसमें। पहले देखो क्या वापस हुआ है, सेल के परचेज। ओके, सबसे पहली चीज होती है ये डिटरमिन करना कि सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। सेल रिटर्न है, सेल सप्लाईज वर्थ 617,500 नेट ऑफ डिस्काउंट्स वर रिटर्न बाय नूरी लिमिटेड, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड। डेबिट क्रेडिट नोट्स प्रॉपर होते हैं। ये इसमें एक आध पॉइंट है जो सिखाऊंगा आगे, यानी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सीख लेना, प्रॉपर किसको कहते हैं, उसका टाइम लिमिट्स होता है, वो बाद में आएगा। इसलिए मैंने कहा था जो मेरे साथ ये 10 क्लासेस लग के काम करेगा, साथ चलेगा मेरे, और क्लास मिस नहीं करेगा और प्रैक्टिस करेगा, 30 नंबर पक्के हैं बेटा। शाबाश, आपने क्या किया, आपने कहा इसकी पर सेल रिटर्न हुई है, इसकी सेल्स रिटर्न हुई है। कितने की सेल रिटर्न हुई है इसकी भाई? इसकी सेल रिटर्न हुई है 617,500। रेट क्या है? 18%। तो कितना बना? 1,11,150। ये क्या करोगे? सारा मूड मोली तूने खराब कर दिया। मैं आज बड़ा खुश होकर जा रहा था यार कि बच्चों को जबरदस्त समझ आया। आज आउटपुट से कम करेंगे। हाँ बेटा, एक्सीलेंट, अब मूड अच्छा हो गया यार। मतलब क्या पपियां भेजो तुम्हें यार, जबरदस्त यार, शाबाश। इसका मतलब देखो डिस्टिंक्शन, वो अनरजिस्टर्ड, तो उसको तो हमने फर्दर टैक्स भी लगाया था, उसका क्या होगा? वो भी वापस होगा, क्यों नहीं होगा यार? जब सेल सेल नहीं रही, दोस्त दोस्त ना रहा, और इससे आगे गाने में पता नहीं क्या रहे। ठीक है, तो मेरा बेटा बात समझ आई? बिल्कुल, शाबाश। एक सेकंड में, जल्दी नहीं, पेन निकाल सकते हो, भाग नहीं सकते, बोलिए। टॉपिक रिपीट करो, रिवाइज करो सारे टॉपिक। क्या क्या पढ़ा आज? फिक्स एसेट से वापस भाई एक और पढ़ाऊंगा, जल्दी नहीं करना, थोड़ा बस, थोड़ा थोड़ा। पहली बात क्या सिखाई? फिक्स एसेट। क्या सीखा ऑनलाइन वालों? क्या सीखा? फिक्स एसेट पे 90% की लिमिट। हमने इसको सवाल में कैसे ढाला? हम वर्किंग 1 में आए, हमने कहा फिक्स एसेट को अलग कर दो, उसके अप्रोर्शनमेंट अलग कर दो, ताकि वर्किंग 2 में वो फिक्स एसेट वाला इनपुट ना जाए और आउटपुट से डिडक्ट अलग होके हो। ओके, सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा आपने? डिस्काउंट। क्या पढ़ा? एक ग्रॉस वैल्यू होती है, एक नेट ऑफ डिस्काउंट होती है। कौन सी लेंगे? नेट ऑफ डिस्काउंट। कब? जब 2 कंडीशन हो। कौन सी कंडीशन? इनवॉइस पे मेंशन हो और बिजनेस प्रैक्टिस हो। तीसरा क्या पढ़ा? डेबिट क्रेडिट। इनवॉइस इशू हो जाए तो सब्सिक्वेंट चेंजेस डेबिट क्रेडिट नोट्स पे होती हैं, और बायर अपना आउटपुट कम करेगा। लानत, बायर बोला, बायर, बायर सेल कैसे कम करेगा? आउट देखना, रट्टा लगा के बेटा बस, ज़ॉम्बीज़ की तरह। यार बायर बोला मैंने, इसको धक्का दे इसको। यार बायर इनपुट कम करेगा और सप्लायर आउटपुट कम करेगा। ऑनलाइन बेटा यहाँ तक ऑन बोर्ड हो? अब सवाल में थोड़ा पढ़ लेते यार, क्या है घर जाके क्या करोगे? कौन सा तुम लोगों ने जाके मुल्क चलाना है? टाइम ही ज़ाया करोगे। और थोड़ा बोल दो उसको कि अभी देर से आ रहा हूँ। ओके, करो भाई। अम्मी को बोला है मैंने, कुछ और नहीं समझ लेना बेटा। अच्छा बेटा, क्या लिखा है? सप्लाईज वर्थ, ये हो गया। फॉलोइंग, अच्छा ये तो तुम्हें पहले ही पता था, ये तो 3 दफ़ा कर चुके हो। कौन सी? ये चीज़ें पहले भी थी ना। परचेजेस कितनी है इसकी? रजिस्टर्ड पर्सन, ये तो इसमें सवाल में पहले ही था, ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। अब
ये परचेजेस पे इनपुट टैक्स कैलकुलेट होता है ना, तो क्या है, परचेजेस रजिस्टर्ड पर्सन से आएगा, अनरजिस्टर्ड से नहीं आएगा। ऑनलाइन ठीक है ना बेटा, ये क्लियर है, शाबाश। यहां आ जाओ, ये आज का आखिरी पॉइंट है। फैजान की बाकी पेनल्टी वाली बात और ये कैरी फॉरवर्ड वाली बात ये अगली क्लास में जाएगी। फिर मैं ये सवाल आपकी हेल्प से मैं करूंगा, मैं करूंगा सवाल, समझ रहे हो, ये आप पे नहीं छोड़ूंगा कि तुम करोगे, नहीं, मैं आपके साथ बैठ के यहीं पे अगली क्लास कल इंशाअल्लाह इसको मैं आपके सामने कंप्लीट करूंगा। एक सवाल और कंप्लीट करूंगा तो फिर मैं तुम्हें दूंगा, अच्छा बेटा आप कंप्लीट सवाल करके दिखा, फिर भी आके हेल्प करूंगा बार बार, गलती तो नहीं है, मसला तो नहीं है, मगर 2 सवाल मेरे साथ, 1 सवाल इंडिपेंडेंट, यानी गिर के उठ के कर लिया ना तुमने, तो उसके बाद अगले 8 सवाल नहीं 24 सवाल खुद कर लोगे बेटा, इसी मेथड से। मुझे पता है कि लर्निंग कैसे होती है, पढ़ाया कैसे जाता है, मैंने उसूल बताया था आपको। पहली दफ़ा तुम मुझे देखोगे सॉल्व करते हुए, दूसरी दफ़ा तुम उसको कॉपी करोगे, सीधा कॉपी करोगे, जो मैंने कहा था उसको करोगे, तीसरी दफ़ा अधूरा कर पाओगे, चौथी दफ़ा 90%, 5वीं दफ़ा से तुम तैयार हो जाओगे, ठीक है। मगर इतनी प्रैक्टिस करो तो सही, और डे 1 से करो। मेरा बेटा ये टॉपिक क्या है, क्या लिखा है, रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट अ पंप एंड मोटर वर गिवन टू फैजान्स फ्रेंड, 2 मिनट में आ रहा हूँ। indicates that pump and motor were given to Faizan's friend free of discount, the list। अब सुने, रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट पंप एंड मोटर वर गिवन टू फैजान ने अपने दोस्त को अपनी बनाई हुई चीज फ्री में दे दी है। अब टॉपिक इस टॉपिक पे बड़ी गुफ्तगू होगी आगे, थ्योरी के लिए भी पढ़ा जाएगा इसको, प्रैक्टिकल के लिए भी इसको बार बार पढ़ा जाएगा। मगर मेरा बेटा ये चीज पता है क्या है, इसकी लिखो, नंबर क्या है इसका, 14। मगर 14 आज नहीं, अगले 3-4 क्लासेस के बाद मुकम्मल कंप्लीट समझा जाएगा। तो इसमें थोड़ी जगह छोड़ना नए पॉइंट्स लिखने के लिए, बल्कि आधा सफ़ा इसके लिए छोड़ देना। उसके बाद 15 नंबर कल आएगा, 16 नंबर कम आएगा, क्योंकि मैं 14 पे बार बार वापस आऊँगा, कुछ हल्के फुल्के एडिशंस कराऊँगा। आज की हद तक सिर्फ एक पॉइंट सीख लो, ये है, क्या लिखा आपने, 14 पॉइंट नंबर क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा बाजी अभी तो। लिखो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ये डेफिनेशन है सप्लाई की। शाबाश, बस थोड़ा सा बेटा, एक ही पॉइंट कवर करो। क्या पढ़ा रहा है बेटा, क्या, सप्लाई, डेफिनेशन ऑफ। सुनिएगा मेरे बच्चों, एक वर्ड है सेल, एक वर्ड है सप्लाई। सेल्स टैक्स का नाम तो सेल्स टैक्स है, मगर टैक्स इंपोज करते वक्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो वाइडर वर्ड कौन सा है, सेल या सप्लाई? सप्लाई वाइडर वर्ड है। अगर कहा जाता सेल, टैक्स किस पे लगेगा, कानून ये नहीं कहता, हाँ टाइटल में क्या लिखा है, सेल्स टैक्स। कानून क्या है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जब हमने अंदर खोला चार्जिंग सेक्शन 3, टैक्स चार्ज होगा जब कोई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करेगा। तो टैक्स लगाते वक्त लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, सेल के सप्लाई, सप्लाई। इसका मतलब हमें यह भी देखना पड़ेगा आगे चल के कि सप्लाई में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो जो चीजें सप्लाई में आएंगी उस पर टैक्स लग जाएगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, और मैं आपको आज बता देता हूं, इसमें 8 ट्रांजैक्शन आएंगी। कितनी? 8 चीजों को सप्लाई बोला गया है, जिसमें एक सेल है, 7 कुछ और हैं। तो टैक्स सप्लाई पे है, सेल पे नहीं है। सेल तो छोटी सी चीज है, सप्लाई पे है। अब एक बात सुनिएगा, पहली चीज लिख लें इसकी, और वो मैं खुद लिखूंगा ताकि आपको समझा सकूं, और वो ये है, सप्लाई में, सप्लाई की डेफिनेशन में, सप्लाई की डेफिनेशन में एक चीज ये आती है। कौन सी चीज आती है सप्लाई की डेफिनेशन में? पुटिंग टू
पुटिंग टू प्राइवेट यूज, पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज, ये दोनों केस आते हैं। कुछ केस बाद में ढूंढेंगे, जरूरी थोड़ी है कि हर एक चीज एक ही वक्त सीख ली जाए। अभी एक सीख रहे हैं, दो बाद में सीखेंगे। ये दो ट्रांजैक्शन अभी सीख लो, पुटिंग टू प्राइवेट यूज, मगर दोनों केसेस में मिला के पुटिंग टू प्राइवेट यूज और इन दोनों केसेस में पुटिंग टू प्राइवेट यूज का मतलब है जाती इस्तेमाल में लाना, घर ले जाना। आप बिस्किट मैन्युफैक्चरर हो, मुर्शिद ने कॉल की, आज एक कार्टन लेके आओ बिस्किट का। आपने बोला ओके बॉस, यस बॉस, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। देयर आर टू रूल्स, जिंदगी के गुजारने के दो खूबसूरत उसूल, जिंदगी खुश, बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? बॉस इज ऑलवेज। रूल नंबर 2 क्या है? इफ नॉट, सी रूल नंबर 1 अगेन, विच मीन्स बीवी इज ऑलवेज राइट। बॉस एक ही होता है बेटा, ऑफिस वाले बॉस को फिर भी हम टैकल कर लेते हैं। बीवी ने कहा भाई बिस्किट का कार्टन ले आओ, क्या करोगे? नहीं लाओगी? हाँ, ऐसा सोच भी नहीं सकते नहीं लाओगे। अब मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरर, घर अपने मुझे बताएं क्या करेंगे फिर उसको? बिजनेस में क्या करोगे? सप्लाई। बिजनेस में निकलते हुए अकाउंटेंट को, यार वो सेल्स टैक्स तो लगा देना। सर आप तो अपनी चीज घर लेके जा रहे हो। वो फिर बीप बीप एफबीआर को देता है। बीप 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 तो समझ आता है ना, बीप बीप का क्या मतलब? एफबीआर को दो गालियां दे के बोलेगा यार वो नहीं मानते ना, एक तो बीवी नहीं मानती, एक वो नहीं मानते। मैं घर तो ले जा रहा हूं, मगर सेल्स टैक्स एक्ट में क्या लिखा है? पुटिंग टू प्राइवेट यूज। क्या मतलब प्राइवेट यूज? अच्छा चलो, बाइक मैन्युफैक्चरर हो तुम, बाइक मैन्युफैक्चरर हो, तुमने कहा अपनी बाइक खुद तो मजे लें, एक बाइक पे बैठ के अपनी बनाई हुई बाइक पे हवाएं खा रहे हो। सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक क्या हो चुका है? आपकी बाइक सप्लाई हो चुकी है। किसको? खुद को। वो कहा मैं कैसे खुद को बेच सकता हूं? क्यों नहीं बेच सकते? टैक्स लगने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तूने बेचा है, खुद ने खुद को बेचा है, टैक्स दे। बात समझ आ रही है? एसी मैन्युफैक्चरर हो, दो एसी घर लेके आए, क्या हो चुका है? सप्लाई। पुटिंग टू प्राइवेट यूज। अब बहुत इंपॉर्टेंट जुमले लिख रहा हूं। पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। यानी रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं बेटा टैक्स पेयर को, ठीक है? आपने जो गुड्स बनाई, याद रखना सिर्फ उस, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमले, ये आपका एग्जामिनर ना इस पे बहुत इंजॉय करता है। होता है ना ट्रेप करके, उसको पता है ये बच्चे ट्रेप हो जाते हैं, ऐसे वैसे ट्रेप होते हैं, क्योंकि वो ना शेलो नॉलेज लेके आईकेप के सामने जाते हैं। आईकेप वाला क्या करता है? कैट एंड माउस खेलता है उसके साथ, एंजॉय करता है तुम्हें फेल करके। यार वाह, देखा, उसको पता होता है देखते वक्त, मुझे तो पता था, लानत तेरी शक्ल पे, यही करेगा गलती। कौन सी गुड्स? सारी गुड्स नहीं। अगर तुमने, सुन लो मेरे बच्चों, ऑनलाइन तवज्जो से सुनो, अगर तुमने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट से परचेज की, अपनी दुकान पे रखी, उसे घर ले गए, ये सेल्स टैक्स एक्ट इसको सप्लाई नहीं कहता। सप्लाई कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं है हर जाती इस्तेमाल सप्लाई है, नहीं। सिर्फ कब सप्लाई बनेगा? जब वो तुम्हारी मैन्युफैक्चर्ड हो। क्या याद हो जाएगा? पहली लाइन पढ़ो, क्या है? पुटिंग टू, दूसरी लाइन से लिंक करो, कौन सी गुड्स जो तुमने मैन्युफैक्चर किए हैं, बस। अच्छा यहां लाओ, ये क्या है? पुटिंग टू। ये क्या है? नॉन बिजनेस यूज। ये है किसी थर्ड पार्टी को मुफ्त में देना, दोस्त को,
मैनेजर को, सीईओ को, ये पास्ट पेपर में आ चुका है, ठीक है। कमिश्नर साहब को एक दफ़ा क्या बात तूने याद करा दी, हमने किसी को नोटिस दिया, कमिश्नर साहब ने नोटिस दिया, फलानी फलानी चीज़ तुम्हारी टैक्स की गलत है, ठीक कर लो। जवाब आया, वो जवाब लिखेगा ना कि नहीं नहीं सर मेरी ये चीज़ सही है। आपको पता है जवाब क्या आया? अब जवाब 2 पेपर आने चाहिए, पेपर होना ना, पेपर होगा ना भाई, बड़ी बड़ी कंपनी उनका पेपर बड़ा खूबसूरत होता है, जवाब में दम हो कि नहीं हो, पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। तो मुझे ना इतना सा बक्सा किसी ने सामने रखा, सर ये फलानी कंपनी ने जवाब भेजा है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, बम तो नहीं भेजा, कमिश्नर ही उड़ा दो। मैंने कहा यार क्या है इसमें, क्या है इसमें? तो मैंने कहा अच्छा कलमा पढ़ा, पहले दुरूद पढ़ा, कलमा पढ़ा, सारी आयतें पढ़ी जो याद थी कि चलो मर गए तो भाई मुसलमान मरे। खोला डब्बा, गिफ्ट था उसमें। अरे यार ये क्या भेजा है इन्होंने, वो खूबसूरत सा कप भेजा। कमिश्नर साहब चाय पियेंगे, उनको पता था ना चाय पीने के हम बड़ा मुश्किल है यार, खूबसूरत कप भेजा। फिर देखा एक छोटा सा पेपर भी निकला, वो नहीं निकला जो तुम सोच रहे थे, ठीक है ना। नहीं 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 वो हमारा काम नहीं है, और सबको पता है तारिक तो इसमें काम में नहीं है। भाई एक खत लिखा, मैंने को फ़ोन किया, मैं पागल है यार क्या है, खत ही तो भेजना था। नहीं नहीं सर हमारे तो ये देखिए हमने सबको भेजा है, आपको थोड़ी भेजा है कप, सबको दिया है। मैंने कहा यार अगली दफ़ा कप नहीं भेजना, वापस फेंकूंगा तुझे कप। कल मैं ऐसे ही किसी रास्ते में जाता हूँ, चीज़ें लेनी होती है ना घर के लिए, वो ऑर्डर आया होता है, अभी निकलते पहले फ़ोन चेक करूँगा क्या क्या लेना है भाई, सब्ज़ी आलू सारे। अब मैं किसी जगह से रास्ते में रुका, चीज़ कोई ले रहा था, तो एक साहब खड़े थे, कोट वोट पहना होता है ना, अब जल्दी जल्दी भागते हैं। और सर आप वकील हैं? काला कोट था कल, वकील हैं? मैंने कहा नहीं वकील नहीं हूँ, मगर आप करीब तरीन पहुँचे हो, क्योंकि कानून से मेरा भी ताल्लुक़ है। तो आप क्या करते हो? अब वो भी कस्टमर, मैं भी कस्टमर हूँ, जब तक बेचारा वो चीज़ें बना रहे तब तक हम खड़े गप कर रहे हैं। ये मैं टैक्स अफसर हूँ, वो दुकानदार मुझे देखता है कौन है। मिली पता है क्या हुआ? फिर क्या हुआ देख, अच्छा जब मेरी बारी आई चीज़ें लेने की तो मैंने उसको पैसे दिए। पता है क्या, साहब पैसे दे रहे हो? नहीं आप पैसे ही ले जाओ। मैंने कहा तुम मैं कहा अल्लाह का खुदा का होकर फिर ही पागल हो क्या, ये ले पैसे। तो बेटा ऐसा होता है जो तुम लोगों ने कहा ना, बिल्कुल ऐसे होता है। कमिश्नर साहब के पास भी पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज है, तो नॉन बिजनेस, तो नॉन बिजनेस यूज कौन सी गुड्स, कौन से गुड्स, बस ये याद कर लो। प्राइवेट यूज का मतलब खुद, नॉन बिजनेस यूज का मतलब कोई और में क्या आया, दोस्त और मैनेजर और कोई भी। मगर कौन सी गुड्स क्या होंगी, फिर सप्लाई बन जाएंगी। क्या होंगी बेटा, ये इस तरह करना सप्लाई बन जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन क्या हुई? फिर रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट पंप एंड मोटर वर गिवन टू फैजान्स फ्रेंड फ्री ऑफ, लिस्टेड प्राइस उसकी क्या है बताओ और घर जाओ। क्या सोच रहे हो बताओ ना, ये सेल हो चुकी है, ये मैन्युफैक्चरर है दादा, ये तो पढ़ आगे, किधर गया? फैजान इज रजिस्टर्ड एंगेज इन द बिजनेस, ये देख मैन्युफैक्चर, इंजीनियरिंग गुड्स है मैन्युफैक्चरर, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है? इंजीनियरिंग गुड्स। तो इंजीनियरिंग गुड्स में क्या इसने बनाया? ये बनाया इसने, पंप बनाया, मोटर बनाया, किसको दिया? कितने का? 0। शाबाश, क्योंकि फ्री में दिया ना। लिस्टेड प्राइस कितनी है? दुनिया को बेचता तो कितने में बेचता? क्या करोगे? 18% टैक्स चार्ज करोगे किस पे? अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने मेथड चेंज किया? मैंने ये पढ़ाते वक्त, सप्लाई की डेफिनेशन की एक चीज पढ़ाते वक्त मैंने मेथड चेंज किया? नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, बताया ये सेल में शामिल समझा जाएगा। आप मेरा मेथड देख रहे हो? पहले मैंने क्या सिखाया तुम्हें? 7 स्टेप्स ऑफ सेल्स टैक्स कैलकुलेशन। अब थ्रू आउट क्या पढ़ाऊंगा? ट्रांजैक्शन। उस मेथड को चेंज
नहीं करेंगी, सिर्फ क्या बताएंगी, वैल्यू चेंज होगी, टैक्स में शामिल है कि नहीं है तो कितना है। अब कितनी ट्रांजैक्शन पढ़ के जा रहे हो आज? 4 ट्रांजैक्शन के अलावा तुम मेरा बच्चा एक प्रैक्टिकल करके जा रहे हो। फैजान के सवाल में 3 चीजें हैं जो कल की क्लास में होंगी, और फैजान के जो सवाल में 3 चीजों को जब हम कर लेंगे ना तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। मगर याद रखना बेटा, फैजान का सवाल जैसे ही हुआ तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आगे आने वाला सवाल कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, 80% ऐसा ही होगा, फैजान की तरह होगा। 80% सवाल आपके आने वाले अटेम्प्ट में फैजान जैसा होगा, क्योंकि ये जबरदस्त सवाल था। 80% सवाल तुम्हारा ऐसा ही होगा जैसा तुम देख रहे हो सामने रखा है। तो आप आज क्लास नंबर क्या है बेटा? क्लास नंबर 4 है ना। अब क्लास नंबर 5 में हम कम से कम भी 2 सवाल करेंगे, फैजान और उसके आगे वाला, और कम से कम भी 3-4 और ट्रांजैक्शन सीखेंगे। तो हम 5 क्लासेस में आधा सेल्स टैक्स कवर कर चुके हैं, प्रैक्टिकल वाला हिस्सा कवर हो चुके हैं। 5 के बाद आएगा छठी क्लास, और 7वीं क्लास हो गया हमारा सारे सवालात कंप्लीट। 10 और वो 14 सवाल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। चंद सवालों के अंदर, एक आध क्लास के अंदर आपके 30 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर मैं आऊँगा थ्योरी की तरफ, क्योंकि थ्योरी लास्ट अटेम्प्ट में आई नहीं है, मगर उससे पिछले हर अटेम्प्ट में आई है, तो मैं उसकी भी तैयारी करवाऊंगा, ताकि अगर आपके अटेम्प्ट में वापस चेंज हुआ तो क्या करोगे फिर। क्या अब तक आपको ये चीज़ें समझ आई हैं? तो घर जाओ, चलो भाई, अल्लाह हाफिज। लॉजिक नहीं, अभी नहीं, थोड़ा मुझे टाइम दो, क्योंकि बहुत कुछ इसके लिए सिखाना है। बहुत अच्छी लॉजिक से तुम जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। लग चुका है नहीं लग चुका है, थोड़ा सा उसको वेट कर लो बस, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा ना तो इनके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट ना थोड़े से पक्के होने। अभी एक आध क्लास लगेगी, सारी चीज़ समझ आएंगी। PDF शेयर करा दें? जी बेटा करा देते हैं। ऑनलाइन के मेरे बच्चों, बेटा सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। होमवर्क है बेटा, मानूर होमवर्क क्या है मैंने बताया तुम्हें। होमवर्क मेरे बच्चों आपका पिछला सवाल खुद करना, ये आपका होमवर्क है। आज़ाद का सवाल खुद करना, यूट्यूब पे आएगी, क्या आएगी क्लास? हाँ बेटा ये क्लास आएगी, 5वीं क्लास भी आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। 5 क्लास यूट्यूब पे अपलोड करती है एडमिन। हाँ बेटा, अगर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में पंप मोटर डिस्काउंट देते हैं तो असल में बेटा सरमद डिस्काउंट जब गिवन हो, अब मैं मिसाल देता हूँ सरमद तुम्हें, एक बंदा 5% डिस्काउंट देता था मगर एक बंदे को नहीं दिया, तो नहीं दिया ना, हम उसको थोड़ी देंगे ज़बरदस्ती, चूँकि 5% ये देता है तो इनको दे दो, नहीं। बिजनेस प्रैक्टिस की बात कब आती है? जब वो ज़्यादा डिस्काउंट दे दे। डिस्काउंट नहीं दिया, हम पूरा अमाउंट लेंगे। कैरी फॉरवर्ड रिलेटेड टू फिक्स एसेट वो हो सकता है, बिल्कुल होगा बेटा। फिक्स एसेट का पॉजिटिव भी कैरी फॉरवर्ड बेटा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, वो आगे लेके जाते हैं जूनियर, ठीक है, क्योंकि वो आगे ही जाएगा। कैरी फॉरवर्ड वाली बात अगली एक आध क्लास में और क्लियर होगी। 6th भी सर प्लीज़ 6th भी करवा दीजिएगा। क्यों 6th क्लास का तो रजिस्टर नहीं होगा, फिर यूट्यूब से पढ़ेगा। क्या करना है बेटा? हाँ, ये रजिस्टर्ड ग्रुप है ना यार, कोई मसला नहीं है, आप अपने नंबर पे ले लो बेटा। अच्छा यार, ये जिसको जो रजिस्टर्ड ग्रुप में नहीं है ना, वो मेरे नंबर पे मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट भेज दे कि हमें 10 क्वेश्चंस चाहिए, ताकि मैं इसको शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, शहबाज ठीक है बेटा, 6 भी करवा दीजिएगा बेटा, मैं कोई टेंशन नहीं, करवा दूंगा। आउट ऑफ सिटी हो कोई बात नहीं है। स्क्रॉल डाउन, क्यों फॉर दिस बेटा, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे डायरेक्ट नंबर पे, नंबर तो है ना आप लोगों के पास? क्या यार नंबर नहीं यार, इतना इंपॉर्टेंट बंदा हूँ यार। हाँ क्यों बात नहीं बेटा, क्या बेटा, एक सेकंड रोको 03322130867 03322130867 ये नंबर है। दादा आप कुछ टैक्स के मामलात पर डिस्कशन करनी है। शहबाज बेटा बस अभी मैं
एक क्लास होती है मेरी, तो मुझे तो मैसेज कर देना, आपको मैं होपफुली लेट नाइट जो है इस पर मैं डिस्कस कर लूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सप्लाई की हों, उन गुड्स पर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में डिस्काउंट देते हों, तो लिस्टेड प्राइस पे भी लेस करेंगे? नहीं करेंगे सरमद, क्योंकि वो सारी फ्री में है। तो बाकी अगर उसकी प्रैक्टिस भी है तब भी हम उसके अमाउंट को लिस्टेड प्राइस को लेंगे, क्योंकि वो आपने ना पूरी फ्री दी है ना, क्यों उसको डिस्काउंट? मतलब लाजमी थोड़ी होता है कि लिस्टेड प्राइस पे वो सबको डिस्काउंट दे। देखो पहली बात ये है कि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस में जब तक एक्चुअली डिस्काउंट नहीं दिया गया, हम अज्यूम करके डिस्काउंट किसी भी केस में नहीं देंगे। सरमद ठीक है? हाँ बेटा, एक सेकेंड, मैं अभी चल के बता दूँ, टेंशन ना ले तू। ओके बच्चों, चलो भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।